This is that 2012 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों डाउट है? सर डाउट तो ऐसा होता नहीं, बट कोई बात है। कैसे करना है मतलब आंसर तो यूजुअली से आ जाते हैं चलिए इसके। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ पूरा। ऑन द बेसिस हाँ। ऑफ द फॉलोइंग लेटर आंसर द गिवन क्वेश्चंस टू द चेयरमैन। डियर मिस्टर शैलेश, at December 3, 2011 meeting, it was decided that no two officers would hold positions on the same committee. It has recently come to my attention that both Chaitanya Rao and Ajit Singh will be serving in some capacity on culture committee, and both have been nominated for officer status. As you know, this is in direct disregard for the rules as voted by the Members' Council last December 3rd, 2011. I would hope that sufficient action must be taken by the disciplinary committee so that this problem will be remedied. सिंसियरली अरविंद सिंह। तो आप समझ गए बच्चों, अरविंद सिंह ने हाँ। लेटर लिखा है चेयरमैन को। किस लिए लिखा है? ये कहते हुए लिखा है कि जैसा कि इन लोगों ने डिसाइड किया था, इनकी कमेटी का डिसीजन है कि कोई भी बंदा दो पोस्ट पे नहीं हो सकता है। तो हम्म। ये बात कर रहे हैं चैतन्य राव और अजीत सिंह की। अभी दोनों कल्चर कमेटी के मेंबर हैं और दोनों ने खुद को नॉमिनेट किया है ऑफिसर स्टेटस की, ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। आगे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फ्लॉ दैट द राइटर ऑफ द लेटर ओवरलुक। मतलब ये बेसिकली राइटर की गलती बतानी है अपन को कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे राइटर ने ध्यान नहीं दिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन्होंने दे रखा है, आपने मार्क किया बेटा, राव एंड अजीत आर ऑलरेडी सर्विंग टुगेदर ऑन डिसिप्लिनरी कमिटी। अच्छा। तो इससे क्या पता चलता है? वो दोनों एक कमिटी में होंगे। हम्म। एक कमिटी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं पर एक बंदा मल्टीपल पोस्ट पर नहीं हो सकता, ये इशू है। तो फर्स्ट तो वैसे भी गलत है। द चेयरमैन हैज नो पावर इन दिस मैटर। तो फिर उन्होंने चेयरमैन को लेटर ही क्यों लिखा? ठीक है। द मेंबर काउंसिल कैन नॉट पास रूल्स लिमिटिंग मेंबर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज राव एंड अजीत आर येट टू बी कंफर्म्ड ऑफिसर। हाँ। ओके। आपका जो रूल है कि एट ए टाइम आप दो पोस्ट पे नहीं हो सकते हो, तो वो तो सही बात है। अभी तक कहाँ है वो दो पोस्ट पे? अभी तक तो एक ही पोस्ट पे है ना। अभी तक नॉमिनेट किया गया है उनको केवल। और देखो होता क्या है, सपोज करो वो इलेक्ट भी हो जाते हैं, है ना, उनको उन दोनों में से किसी एक को पोजीशन में मिल जाती है ऑफिसर की, तो कोई बात नहीं। अब उनके पास दो पोस्ट है ना, तो किसी एक से रिजाइन कर देंगे, खत्म हो गई टेंशन। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. If both the nomination are confirmed, which of the following exhaustively and reasonably describes the action that may occur in near future? ये तो वही बात हो गई जो मैंने अभी अभी की। हम्म। Either Rao or Ajit resigns his position from the cultural committee and the other resigns his position on the disciplinary committee. भैया वो दोनों यस। पर्सन है, दोनों दोनों कमिटी में हो चुके हैं। मतलब राव भी दोनों कमिटी में है और अजीत भी दोनों कमिटी में है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप दो दो पोजीशन लो। तो इन दोनों में से कोई एक बंदा कल्चरल कमिटी से रिजाइन कर देगा, दूसरा जो है वो डिसिप्लिनरी कमिटी से रिजाइन कर देगा, टेंशन खत्म। ठीक है, इसमें आपको और कोई आंसर लग रहा है बच्चों? नहीं सर, वही है। No, sir. ठीक है। Next question. Due to increased competition, Ginger Automobiles, the Indian subsidiary of Pepper Automobiles Company, reported lower sales and profits. PAC expects its new model Limo, developed specially for the value-conscious customer of India and China, would revive its fortune. In order to prevent customers from buying competition भाई। products, PAC announced that the launch of Limo 6 months before schedule। मतलब ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, मतलब जब होना चाहिए था उसका लॉन्च का अनाउंसमेंट। अच्छा, लॉन्च का अनाउंसमेंट कब होता है पहले अपन यही डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जनरली तब होता है जब अपना प्रोडक्ट रेडी होता है। अब इन्होंने 6 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया है। ड्यू टू द अनरेस्ट इन इट्स इंडियन सप्लाई प्लांट, deliveries of essential components for its main plant was hampered, and hence it decided to launch Limo in China only एज पर द ओरिजिनल प्लान। अब इन्होंने पहले अनाउंस तो कर दिया, पर क्योंकि चीजों की शॉर्टेज हो रही है तो ये इंडिया में लॉन्च नहीं कर पा रहे उसको। चाइना में तो एज पर द प्लान दे आर डूइंग इट। विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम लीमो कैप्चर्ड 30% मार्केट शेयर इन चाइना, विच वॉज 200 हायर देन एक्सपेक्टेड। मतलब बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला इसको। Indian customers who had looked forward for purchasing limo were becoming increasingly unhappy due to non-availability of limo in India. Ginger's dealer were worried about loss of business from the customer who might switch to other car। देखो ऑब्वियसली यदि आपको कार लेनी है तो आप बहुत ज्यादा वेट भी नहीं करोगे, आपको नहीं मिल रही है, एक दो महीने तक आप वेट कर लोगे, उससे ज्यादा फिर आपको लगता है छोड़ो ना यार दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, राइट? तो हम्म। ऐसा कुछ केस है।
अब क्या है, क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मोस्ट जस्टिफाइबली मेड। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा बेसिकली आप कंक्लूड कर पा रहे हो। फर्स्ट, इन द चाइनीज मार्केट, Beft and Heave are competing models in Limo's target market. Due to increase in sales of Limo by 200%, Beft and Heave saw their market share decline by 10%. क्या कह सकते हैं? नहीं सर, बताया तो नहीं इसमें ऐसे कुछ कि इसके इंक्रीज होने से ज्यादा तो क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हुआ, पता नहीं ना हमें। और क्या एग्जैक्टली, डिक्रीज देखो हुआ? कोई एक चीज इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से कोई दूसरी पे क्या इफेक्ट होगा वो आप कुछ नहीं कह सकते। हम्म। लीमो का मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है पर उसकी वजह से दूसरों पे क्या इफेक्ट हुआ होगा, उनकी सेल कम हुई होगी या उनकी भी बड़ी होगी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते अपन। तो फर्स्ट मैं नहीं कंक्लूड कर सकता हूँ। सेकंड, वेब एंड ही वर नॉट डिजायर्ड बाय कस्टमर्स ड्यू टू देयर न्यू फीचर्स। अब भाई ऐसी कुछ बात ही नहीं की गई है, हम्म। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ। ओके। नीदर वन नॉट। क्लियर है बच्चों? कैसा? यस सर। सेम क्वेश्चन है, सेम पैराग्राफ में सेकंड क्वेश्चन, अनहैप्पी सर कस्टमर्स। हाँ जी। सर मैं लॉग इन कर लूँ? हाँ आप कर लो ना। अच्छा ओके। हाँ, अनहैप्पी कस्टमर्स will not only leave the company but also spread negative publicity about the company। हाँ होता ही है बच्चों कि जिनको खुद को नहीं मिली गाड़ी तो वो तो दूसरों को भी मनाही करेंगे, अरे छोड़ना यार बकवास है, मिल तो रही नहीं है, ऐसे वैसे मतलब नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो क्या है, बट ऑल्सो हाँ, द बेस्ट वे अमंग द ऑप्शंस बिलो टू डील विद कस्टमर्स इज। अब क्या करना चाहिए बच्चों, जो आंसर इन्होंने दे रखे हैं उसको सही मत मानो, आप तो खुद का आंसर बोलो, आपको क्या लग रहा है, मैं डिस्कस करूंगा। सर मेरे को ये लग रहा था कि उनको है ना दोनों मार्केट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, पर जैसा इन लोगों ने मेंशन किया आंसर में कि है ना एक, एक सेकेंड, कि है ना उन लोगों को वो किसी और चीज पे डिस्काउंट और गिफ्ट्स दे सकते हैं, पर जो चीज मेरे को चाहिए होगी वो तो वही चाहिए होगी ना। किसी और प्रोडक्ट पे उनको डिस्काउंट या गिफ्ट्स देने से थोड़ी ना मेरे को वेरी गुड पॉइंट वो। अदिति, वेरी गुड पॉइंट। एकदम हाँ सही तो सोच रहे हो आप बेटा और सही बोल भी रहे हो कि ऐसे थोड़ी मतलब ऑब्वियसली मेरी जो प्रायोरिटी पे है वो चीज तो मैं तो वही लूंगा ना। ठीक है, इस पे डिस्कस करता हूं मैं। तो बेसिकली आपका क्या आंसर आ रहा था बेटा? मेरा मैंने सी टिक किया था। सी इज टू ट्रीट द इक्वली। मार्केट इक्वली। ठीक है बेटा, आप देखो पैक को बोल रहे हो आप कि दोनों मार्केट को इक्वली ट्रीट करो। ठीक है, आपने बोल दिया। पहली बात तो क्या आपका सजेशन मान लिया गया है? हाँ जी। दूसरी सजेशन बात, मान लिया गया मतलब? दूसरी अच्छा। बात, ये तो जो बात हुई है वो आपके और पैक के बीच में हुई है, इससे कस्टमर्स जो नाराज हुए हैं उनका क्या लिंक हुआ? तो ये सर ऑप्शन गलत है, डेफिनेटली गलत है जो आपने बोला अभी। और कोई कुछ जो करेक्ट आंसर आप लोग को दिख रहा है बच्चों, वो मैं जस्टिफाई भी हाँ। करूंगा। उससे पहले आपको कुछ गलत आंसर लग रहा है तो बताओ, वो मैं डिस्कस करूँ। सर अभी जैसे आपने बोला ना कि इनसे कस्टमर का क्या फायदा हुआ, हाँ तो अगर अपन पीएससी को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अगर इक्वली वो करेगी तो कोई मतलब ऐसे नीड ही नहीं रहेगी ना, दोनों तरफ डिमांड फुलफिल होगी तो। देखो वरुण, ये पहली बात तो आप केवल रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी रिक्वेस्ट मान ली जाएगी या नहीं मान ली जाएगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं। एज ऑफ नाउ क्या है, आपके सामने कस्टमर्स है, आपको उनको हैंडल करना है, आप क्या करोगे? हाँ। सेकंड ही है सर, बात चार तो है नहीं। आप देखो ये प्रैक्टिकली होता है। आपको नहीं लगता कि कई बार अपन कोई पर्टिकुलर फोन खरीदने जाते हैं और शॉप पे जाते हैं तो वो बोलता है अरे यार इसमें क्या है, ये वाला इस कंपनी का लो ना, देखो इसमें ये फीचर है और ये ऐसा है और ये वैसा है, होता है या नहीं होता? हाँ। होता है। मतलब वो नहीं करते थोड़ा, अब आप इसको मिसगाइड करना कह लो या ब्रेन वॉश करना कह लो, कुछ भी कह लो। अपन जो हम्म। सोच के गए, कई बार ऐसा होता है कि अपन दूसरी चीज लेकर आ जाते हैं जस्ट बिकॉज, फिर उसने अपने को जो सेल्समैन वगैरह होते हैं वो इस तरह से कर देते हैं। अब गाड़ी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि मैं खरीदने को कौन सी गया था दूसरी लेकर आ गया। बट देखो ऐसा प्रैक्टिकली होता है, ऐसा प्रैक्टिकली होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप खरीदने गए हो, ठीक है, आप कभी भी कस्टमर को फोर्स नहीं कर रहे हो यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो, सजेस्ट टू कस्टमर टू कंसिडर परचेजिंग एनी ऑफ द अदर स्पेक मॉडल्स अवेलेबल इन द शोरूम। और आप उनको इस चीज का लालच कैसे दे रहे हो?
आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप बोलोगे सर देखिए ये तो अवेलेबल है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आप ये वाला मॉडल देख सकते हैं, ये काफी अच्छा है और इसमें आपको इतना डिस्काउंट भी हो जाएगा साथ में। आप समझ रहे हो? यहाँ पर कस्टमर को थोड़ा, कस्टमर के मन में क्या है, पैक के लिए गुस्सा है कि यार ये क्या है, इनकी गाड़ियां मिल नहीं रही हैं और ये वो। तो अब अभी आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर को एक ऑप्शन दे रहे हो और आप उनको गिफ्ट्स दे रहे हो, आप उनको थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हो, इससे कस्टमर थोड़ा नाराज उसका कम हो जाएगा, हैप्पी रहेगा थोड़ा, सिंपल। इन सब में से बेस्ट यही है, किसी और का और कोई है तो बताएं। तो ये तो समझ में आया कि सेकंड वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ऊपर में ये भी लिखा था कि उनके लोअर प्रॉफिट्स और सेल्स भी कंसर्न है, तो यहाँ पर में वो चीजें मैटर नहीं करती। वंशिका एक मिनट ना, एक मिनट। नो प्रॉब्लम सर। हाँ वंशिका, आप रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ जी सर, एक्चुअली ऊपर में लिखा हुआ था कि इनका मेजर कंसर्न लोअर प्रॉफिट्स और सेल्स भी था, तभी इन्होंने ये नया मॉडल प्रॉब्लली रिलीज करने की बात की थी, तो वो ठीक वाला है, पॉइंट हमें मैटर नहीं करता। डेफिनेटली करता है, पर ये आपकी कंपनी की इंटरनल बातें हैं, इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट। हाँ। मेरा पॉइंट अभी केवल इतना सा आ रहा है कि जो कस्टमर्स आए हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उनको कैसे, देखो क्या होता है, यदि आप किसी जगह से नाराज होके जाते हो ना, तो जनरली जैसा कि इन्होंने बोला कि आप नेगेटिव तो बोलोगे ही कंपनी के लिए, आप खुद तो वापस आओगे नहीं, आप दूसरों को भी आने से एक तरह से रोकोगे ही रोकोगे, राइट? हम्म। तो अभी सबसे बड़ा कंसर्न इनके सामने ये है कि जो कस्टमर्स अभी वेट कर रहे हैं चीजों के लिए, उनके लिए क्या किया जाए। ओके सर, ठीक है ठीक ठीक है, तो है। एज ऑफ नाउ अपन को डायरेक्टली ऐसा कुछ करना है जो डायरेक्टली कस्टमर से लिंक हो रहा हो, डायरेक्टली उनके इश्यू को रिजॉल्व कर रहा हो, या फिर उनकी जो भी पॉइंट है उनको थोड़ा वो कर रहा हो कि हाँ चलो ये नहीं मिल रही पर दूसरी गाड़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है, ऐसा कुछ। क्लियर है? अंडरस्टूड सर, ठीक है। और किसी का कोई डाउट बच्चों? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट। Mr. Murugan from Chennai experienced the comfort of limo during his visit to China. He was willing to deposit an approximate price of limo to buy the first available unit from Mr. Ahmed, a dealer in Chennai known for fair dealing. Ginger Automobiles is yet to announce the actual price and the process for the allocation of vehicles. In order to maximize his cash flow, Mr. Ahmed should. Mr. Ahmed को क्या करना चाहिए? तो सेम मेरा भी ऑप्शन 3 ही था। तब मेरा ऑप्शन सेकंड था। सेकंड था, ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो ए क्या है, कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर मुरुगन, लेटर व्हेन द डिलीवरी इज डिलेड ब्लेम इट ऑन पैक्स। अब यार ये तो वैसे आपने ये ब्लेम वर्ड देखते ही गलत कर देंगे अपन, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना? इससे बेसिकली आप क्या, एक बार तो पैसा ले लोगे पर वो कस्टमर वापस आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया। कलेक्ट 50% एडवांस, ये यही गलत हो गया क्योंकि आपको एक्चुअल प्राइस ही नहीं पता अभी तक, है कि नहीं? विच इज येट टू अनाउंस यस। द एक्चुअल प्राइस। तो ये ओके सर, ओके। 50% एडवांस वाला पॉइंट तो यही गलत हो गया। अब हम्म। पॉइंट सी पर आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, कलेक्ट द अमाउंट मिस्टर मुरुगन इज विलिंग टू डिपॉजिट आफ्टर क्लैरिफाइंग दैट डिलीवरी इज सब्जेक्ट टू कंपनीज पॉलिसी। हाँ, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है या कुछ या ये आपको आंसर लग रहा है? तो ये लगा था सर क्योंकि हाँ बोलो। मैंने जब क्रैक्यू पे दिया था ना, तो इसका आंसर सी बता रहा है इसमें, और इसमें सी करेक्ट मार्क है। बिल्कुल, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके जो आंसर है ना मुझे वो बताओ, तभी तो मैं, वरना तो मेरा मैं बोल ही सी देता ना था। कि देखो बच्चे इसका ये करेक्ट आंसर है। जो भी आंसर है ये ओपिनियन बेस्ड होते हैं, इसमें करेक्शन भी पॉसिबल है, मैं अभी बोल रहा हूँ करेक्शन भी पॉसिबल है, इसीलिए मैं आप लोगों से सारे ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे मैंने ए और बी को क्यों डिस्कस किया, जिससे पता चल जाए कि उसमें गलती क्या है। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, अपन डिस्कस करके ही करेंगे। बोलो। ठीक है, सी। हाँ, और अच्छा डी भी किसी को लग रहा है, नॉट कलेक्ट द अमाउंट। देखो नॉट कलेक्ट द अमाउंट गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज कैश फ्लो। समझ गए? अब अब क्या क्या बचा है यस बच्चों सर। ऑप्शन? डी और केवल ई, सी सी और और ई। देखो अब एक में बोल रहा है कि वो पैसा खुद के पास रख ले, और एक में बोल रहा है
कि वो पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अब दोबारा सोच के बोलो, आपको क्या सही लग रहा है? खुद के पास रखना सही है या कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना सही है? खुद सर के कंपनी पास। के अकाउंट में। कंपनी का अकाउंट। कंपनी। कंपनी है फिर। नहीं नहीं, खुद के पास। खुद के पास ना। अच्छा देखो बेटा, अब होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ अदिति, जैसे कोई गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, या लेट से 50 लाख रुपीज की है, तो कोई कस्टमर 50 लाख पे करता है, तो आप डीलर हो तो 50 लाख आपके हो जाते हैं क्या? नहीं। आपको भी कंपनी को आगे पे करना है, आपका तो कुछ कमीशन होता है, कुछ अमाउंट रहता है हाँ जो आपका होगा, राइट? तो बेसिकली वो अमाउंट हाँ। कंपनी। ठीक बात है। कंपनी ने आपको गाड़ी डिलीवर कर दी क्या? नहीं, गाड़ी किसके पास है अभी तक? कंपनी के पास। पैसा किसके पास होना चाहिए? कंपनी के पास जाना चाहिए। आंसर दे दिया आपने ना। तो अच्छा। खुद के अकाउंट में रखने से बेटर है। देखो यदि मैं गाड़ी मेरे पास अवेलेबल है, मैं खुद के अकाउंट में रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? पर कई दिक्कतें हैं। आपको रेट तक पता नहीं है कि क्या है अभी तक, है ना? आपको कंपनी से आपके पास कार नहीं आई है, तो आप किस बेसिस पे वो पैसा रख लोगे खुद के पास? समझ तो गई। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप कंपनी को फॉरवर्ड कर दे कि हाँ ये एक बुकिंग आ गई है। उससे ये रहेगा हाँ बुकिंग आ गई है, तो गाड़ी की डिलीवरी भी करनी है। जब आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तो कंपनी के हिसाब से कोई बुकिंग आई नहीं है। यस सर। फिर बट अगर वो पैसा रख रहा है तो वो भी तो एक आगे एक डिमांड बात, करेगा। एक सेकेंड। और इसमें एक और चीज देख लेते हैं, कलेक्ट द अमाउंट। और पर इसने क्लैरिफाई भी कर रहा है, आफ्टर क्लैरिफाइंग दैट डिलीवरी सब्जेक्ट टू कंपनी पॉलिसी। और हम्म। जो लास्ट में कह रहा है, वो क्लैरिफाई तो कर ही रहा है ना, पर एक कंपनी पॉलिसी, एक सेकंड दे दीजिए मुझे। और लास्ट कह रहा है, कलेक्ट द अमाउंट एंड ट्रांसफर इट टू अकाउंट ऑफ जिंजर ऑटोमोबाइल्स इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पे रखने से बेटर है। एक सेकंड देना बच्चों, एक। हाँ, तो यार इसमें है ना। मैं कुछ बोलूं? हाँ आप बोलो बेटा। पर इसके अंदर ये बोल रहा है कि इसको अपना कैश फ्लो मैक्सिमाइज करना है, तो हाँ हाँ अगर हाँ, कुछ भी नेगोशिएशंस होते हैं तो वो तो उसको क्लैरिफाई कर ही रहा है बस कंपनी इसी के इसी नाम पे। पॉइंट पे मैं रुका था, क्योंकि इन्होंने ये साफ साफ दे रखा है कि आफ्टर क्लैरिफाइंग दैट डिलीवरी सब्जेक्ट टू हम्म। कंपनी पॉलिसी, मतलब उसमें खुद पे तो कुछ भी बात नहीं रहेगी। हाँ, और और कलेक्ट उसको द अमाउंट पैसे एंड भी मिल ट्रांसफर जाएंगे। इट टू अकाउंट ऑफ जिंजर ऑटोमोबाइल्स इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन पर्सनल अकाउंट। अगर वो सिर्फ ये यार बोलता है कि मेरे को भी ज्यादा मैक्सिमाइज बेटर तो कैश सी फ्लो। लग रहा है। उसका रीजन क्या है, यदि ये हटा देता ना बच्चों, कि कम खुद के उसमें रख लेता और ये क्लियर नहीं करता, तो सी डेफिनेटली गलत हो जाता, 100% सी गलत हो जाता। यहाँ हम्म। पर वो क्या कर रहा है, उसने कस्टमर को पूरा क्लेरिफाई कर दिया है कि देखो भाई कंपनी की जब तक आएगी डिलीवरी तब तक आएगी, और ये वो यदि आपने अच्छी तरह सब कुछ बता दिया है ना, तो फिर आप पे कुछ ब्लेम नहीं रहेगा। इसका सी है, सी करो इसका। तो ऐसे क्योंकि ऐसा फॉर एग्जाम्पल एक अगर और इसने। बात, कलेक्ट द अमाउंट एंड अच्छा। ट्रांसफर इट टू अकाउंट ऑफ जिंजर ऑटोमोबाइल्स, इससे क्या होगा, इससे देखो क्योंकि चीज उसके पास नहीं है, तो एक तरह से पर यदि वो खुद की वो सर करेगा ना, मैक्सिमाइज कैश फ्लो एम एच। सर हाँ बोलो। सर बट अगर अपन ऐसे सोचे ना, किसी भी हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एम्प्लॉय तो हाँ अपने पास क्यों ही कैश मतलब क्यों ही छोड़ के जाएगा। रखेगा कोई अमाउंट। मतलब आई थिंक हिज कैश फ्लो का मतलब ये है कि उसकी जो टारगेट है ना, एक टारगेट मिलता है सेल्स एम्प्लॉयज को कि आप कितना कलेक्शन कर रहे हो इवन ऑन एडवांस बुकिंग्स, वो है तो ये एक्चुअली उसका नहीं होगा, होगा तो कंपनी का ही। नहीं, वही बट वो मेरा पॉइंट मेंटेन था। तो उसको पर करना है ना। देखो सुनो, इसमें पता है चक्कर क्या है बेटा, इसमें हम्म। यदि वो ये नहीं बताता ना कस्टमर को कुछ भी, टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ भी है, तो वो गलत हो जाता। उसका कई रीजंस थे, उसके कई रीजंस इसलिए थे क्योंकि ना तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पता है, ठीक है, ना आपको उसके डिलीवरी का टाइम पता है कि कब तक भाई डिलीवर हम्म। कर देंगे वो गाड़ी वगैरह। पर हम्म। यदि आपको, अच्छा इसमें एक बात दे रखी है, टू मैक्सिमाइज हिज कैश फ्लो,
हिज कैश फ्लो मतलब सर उसका टारगेट, एक टारगेट होता है ना सेल्स टीम को कि आपको इतना आपको कलेक्शन करनी है, बट वो उनकी पर्सनल कलेक्शन तो होती ही नहीं है, वो होती तो कंपनी के बिहाफ पे ही है। सुनो सुनो सुनो, इसमें एक गड़बड़ है। इसमें हम्म। एक गड़बड़ पता है क्या है? हम्म। इसमें गड़बड़ ये है कि मैं अच्छे से समझाता हूँ आप लोग को, जहां तक कि पूरा समझ में आ जाएगा। हम्म। मेरे को यदि खुद का कैश फ्लो बढ़ाना है ना, हम्म। खुद का, तो कैश मुझे खुद के पास रखना चाहिए। समझो आप बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। अभी नहीं नहीं तक सर, मेरे पास कोई मैं कार नहीं आई है, अभी तक मेरे पास कोई कार नहीं आई है बिल्कुल सही है सर, मैं तो खुद सी मार्क करके आई हूँ है ना? बट। अभी तक पैक के पास है गाड़ियां, ढंग से हम्म। समझना, ढंग से समझना। तो हम्म। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एक बुकिंग करी है आपसे, मैंने केवल एक बुकिंग अमाउंट लिया है। हम्म। ठीक है? अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, इस बुकिंग अमाउंट को पैक को दे दूं या मैं खुद रख लूं। हम्म। ठीक है? तो देखो, यहां पर क्या है, मैंने कस्टमर्स को सारी डिटेल दे दी है कि डिलीवरी भाई जब भी होगी तब होगी, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी, और ये है वो है, सब कुछ बोल दिया है। हम्म। बुकिंग कर चुका हूं मैं। तो वो हम्म। पैसा एक्चुअली मैं पैक को अभी क्यों दे दूं? हम्म। फिर एक और पॉइंट आता है जो सी ऑप्शन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, वो है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज कैश फ्लो। तो यदि आपको कैश फ्लो मैक्सिमाइज करना है, हम्म। तो कैश आपके पास होना चाहिए, ना कि आप ट्रांसफर कर दोगे तो वो कैश फ्लो मैक्सिमाइज हो रहा है। वो कैश फ्लो मैक्सिमाइज नहीं हुआ है। समझ गई, नहीं नहीं समझ गई मैं सर, मैं तो इसमें सर। दो दो तीन चीजें जो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना रही है। पहली बात तो इसमें साफ साफ मेंशन्ड है, टू मैक्सिमाइज हिज कैश हिज फ्लो। कैश फ्लो। हम्म। ये हिज नहीं बोलता ना, और ये कैश फ्लो की भी बात नहीं करता ना, तो भी चलो अपन एक बार सोच लेते कि पैसा कंपनी को दे दो, हम्म। है ना? पर अभी हो क्या रहा है, ना तो इनके पास गाड़ी आई है, ये हम्म। केवल बुकिंग का अमाउंट ले रहे हैं। तो बुकिंग हम्म। का अमाउंट लेके कंपनी को देने में भी कुछ वो बेनिफिट वाली बात नहीं है, जबकि उसको खुद को रख लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि उसने सारी जो पॉलिसी वगैरह है वो सब कस्टमर को समझा दी है। यदि यहीं पर बिना समझाए रख लेता तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता। हम्म। आप समझ गए बच्चों बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना? क्योंकि उसने कस्टमर को पूरी डिटेल्स दे दी हैं, तो अब उसको खुद के पास कैश रखने में, क्योंकि वो तो बुकिंग अमाउंट है जो उसके पास है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका करेक्ट कर दूंगा मैं आंसर, इट शुड बी आंसर सी। सी होना चाहिए। क्लियर है? और ये Yes, बेनिफिट है डिस्कस करने का, कोई भी क्वेश्चन जब डिस्कशन में आता है तो वो अच्छे से उसके पॉइंट्स सामने आ जाते हैं कि क्या पॉइंट है क्या नहीं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर आते आपने हैं। सेकंड कैसे हटाया था? एक सेकंड रुको बेटा, सेकंड 50% की वजह से हटा दिया था। मेरे को प्राइस ही नहीं पता तो मैं 50% कैसे ले लूंगा? नहीं, ये तो 50-50 की बात है ना कि 50 एडवांस ले लो और 50 बाद में लॉन्च के बाद ले लेंगे, तो उसके बाद अरे कैश तो फ्लो उसकी तो उसका प्राइस नेगेटिव हो क्या है जाएगा। जो 50% ले लूं? हम्म। गाड़ी 10 लाख की है, 50 लाख की ठीक है, ठीक है। है ना? पहले प्राइस तो बताओ तब मैं 50% लूंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट दीजिएगा तब तक आप रीड कर लीजिए। हाँ जी बच्चे, ये वाला डाउट था। सर yes. ये तो बहुत कंफ्यूजिंग था। ये बहुत कंफ्यूजिंग था, ये डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट में। हाँ, टीना, a blast furnace expert who works as technology troubleshooter, stays in Jamshedpur. She has got an important assignment in Delhi, which requires 6 hours to complete. ठीक है? The work is so critical that she has to start working the moment she reaches the client's premises. She is considering various options for her onward and return journey between Jamshedpur to Delhi. A quick search revealed that ticket from just Jamshedpur to Delhi is available in 2 trains. तुम्हें यहाँ इंफॉर्मेशन मेरे को लग गया है कि बहुत सारी आ रही है, तो अपन को हाथों हाथ नोट कर लेनी चाहिए। ट्रेन 12801 एंड ट्रेन नंबर 12443। ये निकलती है 6:45 पर, ये निकलती है
15:55 पर, और ये दिल्ली पहुंचती है नेक्स्ट डे 4:50 पर, और ये पहुंचती है 10:35 पर। तो एक बार तो टाइम ऑफ ट्रेवल अप्रोक्सीमेट तो लेके लेना चाहिए। ट्रेन जो रिटर्न जर्नी के लिए है वो है अपने पास, ये तो है अपना जमशेदपुर टू दिल्ली। अब दिल्ली टू जमशेदपुर है, दो ट्रेन ही दे रखी हैं, 1244, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होती है 7:20 पर, सॉरी 17:20 पर, और एक दूसरी ट्रेन है 12802, ये दिल्ली से स्टार्ट होती है 22:20 पर। अगले दिन पहुंचती है सुबह 10:35 पर, और ये वाली 20:05 पर। Another option is to reach Ranchi by 3 hour road trip and take a flight to Delhi from Ranchi. तो एक ऑप्शन है जमशेदपुर से रांची से दिल्ली, ये 3 hour की रोड ट्रिप है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों? द डिस्टेंस बिटवीन रांची एंड दिल्ली इज कवर्ड इन 105, एक सेकेंड, 3 hours रोड ट्रिप एंड टेक a flight from Delhi to Ranchi. The distance between Ranchi and Delhi is covered in 105 minutes both ways by any of the scheduled flights. तो ये 105 minutes का रहेगा। एयर इंडिया ऑपरेट 2 फ्लाइट्स, 9810 एंड 810। तो 9810 एक फ्लाइट है और एक 810 है। फिर डिपार्ट रांची एट 8, एक रांची से निकलती है 8 बजे, और एक निकलती है 15:25 पर। फ्लाइट नंबर IT, ये है किंगफिशर एयरलाइंस की, जो रांची से डिपार्ट करती है 19:20 पर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रिटर्न फ्लाइट्स हैं, तो रिटर्न फ्लाइट है 9809 और 809, ये 5:50 की है, ये 11 की है। बच्चों कंडीशन बहुत सारी है, पर क्वेश्चन इजी होगा ये देखना। और एक 3347 है, ये किंगफिशर की है, जो 1710 पे निकलती है। टीना के घर से जमशेदपुर रेलवे स्टेशन इज 5 minute ड्राइव, तो ये तो नेग्लिजिबल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड हर डेस्टिनेशन एट दिल्ली इज 90 मीटर एंड 30 minute ड्राइव फ्रॉम एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। तो एयरपोर्ट से उसको ऑफिस पहुंचने के लिए 90 मिनट्स लगेंगे, और एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से, सॉरी, उसको उसके ऑफिस पहुंचने के लिए 30 मिनट्स का ड्राइव डिस्टेंस है। One has to reach the airport at least 1 hour before the scheduled departure to complete boarding procedure. At every railway junction station, she loses 5 minutes in navigating through the crowd. तो 5 मिनट घर से पहले निकलना पड़ेगा, 5 मिनट आपको भीड़ भाड़ की वजह से एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और एयर ट्रेवल के लिए उसको 1 hour पहले निकलना पड़ेगा, 1 hour पहले पहुंचना पड़ेगा ना, प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। ट्रेन से जाएगा, आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे आप क्या पूछे, कि भाई क्या ही पूछ लेगा वो, कि कैसे जाए, ट्रेन से जाए या इससे जाए, या ट्रेन से एक तरफ का जर्नी कर ले, रिटर्न फ्लाइट से आ जाए, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो अपन क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड क्या है। इफ टीना वांट्स टू मिनिमाइज द टोटल टाइम आउट ऑफ जमशेदपुर, जल्दी से वापस आना चाहती है, द बेस्ट ऑप्शन फॉर हर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज। अब देखो यार, ठीक बात है ना बेटा, इसने तो बोल ही दिया कि ये इससे जाना इससे आना, तो देख लो ना कि कितना टाइम लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन में करके दिखाता हूँ, 9810, क्या है ये 9810? एयर इंडिया फ्लाइट वापस फ्लाइट है जाने एयर इंडिया की, हाँ कितने बजे की है? 8 ये बजे की। 8 बजे मैं जाओ। ब्लू से लिखता हूँ, आप लोग ढंग से समझना इस चीज को कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। मैं अलग कलर से लिखता हूँ। 8 बजे की फ्लाइट है, ठीक है। आपको कहा कितने बजे तक पहुंचना पड़ेगा? 7 बजे 7 बजे तक। 7 बजे तक। क्यों? इस पॉइंट की वजह से, 1 hour। ठीक है। 8 बजे आप पहुंच गए। अच्छा, 8 बजे पहुंचने के लिए आपको रांची तक पहुंचना पड़ेगा। रांची तक पहुंचने का 3 घंटे का रास्ता है आपका। 4 बजे निकलना पड़ेगा। तो ये 5 बजे तो आप रांची पहुंचे। हम्म, नहीं नहीं, 5 भी नहीं लिखना चाहिए आपको। 7 बजे यदि एयरपोर्ट पहुंचना है ना, तो आपको 4 बजे निकलना पड़ेगा। घर से निकलना पड़ेगा 4 बजे। 4 बजे।
हम्म 4 बजे आप निकलोगे, तब जाकर आप 3 घंटे का डिस्टेंस कवर करके रांची एयरपोर्ट पहुंच जाओगे 7 बजे तक। या आप होम से निकले थे, या आप रांची एयरपोर्ट पर हो, या आपकी फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है 8 बजे। और सर 5 कितनी मिनट देर पहले की निकल फ्लाइट है? पाएंगे घर? 105 minutes। तो ये करीब करीब आपको कितने बजे पहुंचा देगी? हम्म हम्म, हाँ। हम्म। समझ नहीं में आ हम रहा है बच्चों? हाँ 9:55 हो चुके हैं। अब हाँ आप ठीक। क्या करोगे? यहाँ पर आप अभी एयरपोर्ट पर ही हो आप अभी। अब आप जाओगे ऑफिस। 90 minutes ड्राइव। 90 मिनट्स आपको वहां लग जाएंगे। कितना हो गया इसमें? हम्म 1.5 घंटा और जोड़े तो आई थिंक 11:25। हम्म एम 11:25 हो गए। अब ये 3347 क्या है? ये भी फ्लाइट ही हाँ है ना? 3347 कितने बजे है? 17:10। 5:10 पर है बच्चों। हाँ तो ये अभी से लेकर 5:10 तक, ये 4:10 तक पहुंच भी जाएगी, है ना? 16:10 पर ये सपोज करो एयरपोर्ट भी पहुंच गई, तो भी 1 घंटा पहले पहुंचना था ना, क्योंकि और 17:10 की फ्लाइट है। तो अब जाके इसकी हम्म फ्लाइट स्टार्ट होगी, ये समझ रहे हो? यस सर। फ्लाइट कितना टाइम लेगी रांची तक लाने के लिए? 105। 105 मिनट्स। तो 6 कितना हो गया वो? 6 नहीं 5:10 से 105 मिनट्स, 2 घंटे जोड़ लो। 75 7:10 7:10 का 75 मतलब 7:05 हो चुका है ये, क्योंकि 5 मिनट कम था। अभी तक आप कहाँ पर आए हो? रांची रांची। एयरपोर्ट। रांची से कितना घंटा लगेगा अभी यस आपको? 3 घंटा। 22:05। समझ रहे हो बच्चों? समझ में तो आ रहा है आप सबको? हम्म यस यस सर। सर। यस थोड़ा लेंदी सर। होगा, थोड़ा लेंदी होगा, पर डिफिकल्ट नहीं है, मैंने यही चीज बोली थी। और अभी पहुंच आपको गए। क्या करना है? वापस से घर पहुंचना है। घर पहुंचने के लिए एयरपोर्ट से कितना टाइम लगेगा? नहीं, ये तो नहीं घर पहुंच पहुंचने गए ना का नहीं सर। दे रखा, ये तो पहुंच ऑफिस गए। का था। तो हाँ मतलब कुल मिलाकर ये इस तरह से आपने एक वो बनाया कि कितने बजे निकलकर आप कितने बजे तक पहुंच सकते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इसी तरह आपने जो टोटल टाइम आया नोट कर लिया। तो इसी तरह आप जब 9810 से जा रहे हो, मतलब जा तो उसी से रहे हो, हम्म पर आप 9809 से रिटर्न आ रहे हो। नहीं जा तो 3348 से है सर नहीं, इस वाले में। 12802 से। सॉरी, उल्टा मैं नीचे हाँ वो वाला पढ़ ट्रेन है। लिया। और आप हाँ ट्रेन से आ रहे हो 12802 से। अब 12802 कितने बजे ले लेती है आपको? दिल्ली से आना है ना वापस? हाँ 20 to 20 दिल्ली से तो। 22:20 पर। काफी लंबी ट्रेन है पर ये। तो इसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा बच्चों पर, हाँ हाँ सर, टेक्निकली तो ट्रेन में ज्यादा लगेगा ना। क्योंकि बहुत इसमें लंबा तो टाइम है सर। पूरा एक ही दिन। 10 और ये जो hours। फ्लाइट का तो सेम डे का था, राइट? हम्म हाँ और लॉजिकली भी फ्लाइट ही बैठता है ना। वही तो सर। उन्होंने सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर रखा है क्या टाइम दोनों का? करेक्ट आंसर बी। ये दे रखा है पूरा। सोर्स इज जमशेदपुर। टाइम ऑफ डिपार्चर 4 बजे, अपन ने 4 बजे शुरू किया था बच्चों, ये सही है। 9:45 पर कैसे था? 9:55 आ रहा है। अरे यार, 105 मिनट था, मैंने 115 मिनट ले लिया। एनीवेज, यहाँ पे 9:45 कर देता हूँ। थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, 1:15 समझ लिया उसको हर जगह। ठीक है, ये भी सही है। 9:45 तक सही है बच्चों। दिल्ली का अराइवल यस के सर। बाद 1.5 घंटा वर्क पे जाने के लिए, ये भी अपना सही है एकदम। तो 11:15 हो जाएगा बस, यहाँ पे 11:15 तक वर्क पे पहुंच गई। और यार, 6 घंटे का वर्क टाइम नहीं जोड़ा अपन ने। 6 घंटे का वर्क हाँ टाइम और जुड़ेगा। मतलब ये पूरा सही है अपना, जैसे अपन ने किया। तो इसका जो टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 41 hour 55 मिनट। हम्म और वो क्यों हो रहा है, मैं उसका रीजन दे देता हूँ आपको। यहां से 11:15 हो गए बेटा, 11:15 हो गए। हम्म 11:15 से 6 घंटे उसको काम करने में लगेंगे ऑफिस में। कितना हो गया? 5:15। 5:15 हो गया। हम्म
तो यदि 5:15 हो गया तो इसकी जो वापस रिटर्न आने की फ्लाइट थी वो तो ये पिक कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि 5:15 तो हो चुका है। अब इसको 1.5 घंटा लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में, और 1 घंटा पहले पहुंचना था। तो बेसिकली जो फ्लाइट वो ले पाएगी वो नेक्स्ट डे की ले पाएगी। हाँ हाँ। आया समझ में? हम्म। ये 6 घंटे यस जोड़ना सर। भूल गए थे अपन। तो ये है ऑप्शन बी में, वो ट्रेन से आ रही है पर वो जल्दी पहुंच जाएगी। चलो ऑप्शन बी चेक करते हैं अपन एक बार। ऑप्शन ए में आ रहा है टोटल टाइम अप्रोक्सीमेटली 42 आवर्स। अब अपन ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी क्या है? अरे यार मैंने वो लिखा हुआ भी हटा दिया मेरा। एक सेकंड, कंट्रोल जेड से हो जाएगा। हाँ आ गया। तो रुको, देखो क्या क्या हटाना है, ये सब हटा देता हूँ। ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन लेंदी होंगे पर ये डिफिकल्ट नहीं है। इसमें केवल ये टाइम ऐड वैड ही तो करना है, कुछ खास बात नहीं है। जल्दी से ऑप्शन बी चेक करवाता हूँ आप लोग को जिससे समझ में आ जाए। ऑप्शन बी, कौन सी फ्लाइट ली है? फ्लाइट नहीं ली, ट्रेन ली है। 9810 कितने बजे निकल रहे हैं? जल्दी बोलो। 8 बजे। 8 बजे की फ्लाइट है, 7 बजे पहुंचना है, घर से निकलना पड़ेगा 4 बजे। समझ 4। में आया? हम्म। 8 बजे की फ्लाइट है, फ्लाइट कितने बजे पहुंचा देगी? 9:45। 105 मिनट में, पौने 2 घंटे में, 9:45। हम्म। आप एयरपोर्ट हो, कौन से एयरपोर्ट हो? दिल्ली वाले। रेडी। हम्म। एयरपोर्ट से आप जाओगे ऑफिस, कितनी देर लगेगी? जल्दी बोलो। 90 मिनट। 90 डेढ़ मिनट्स 90 मिनट्स का मतलब कितना हो गया? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब आप 11:15 बजे कहाँ पर हो? ऑफिस हो। सही बात ऑफिस। है। आपको वर्क करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 6 घंटे। 6 घंटे। 6 आवर्स। कितना हो गया है? 5:15। 5:15। और यदि अपन इसको वैसे लिखे तो 17:15 ना। हम्म। 24 आवर फॉर्मेट में लिखे तो 17:15 हो चुका है। अभी आप कहाँ पर हो? ऑफिस ऑफिस। में। फ्री हो चुके ऑफिस। हो? फ्री हो हाँ। चुके हो? हाँ। आप रेलवे स्टेशन जाओगे, कितने मिनट लगेगी? 30 मिनट्स। कितने बजे पहुंच गए? 18, मतलब सॉरी, 17:45 17 मिनट। पे। हाँ। हाँ 17:45। वापस कैसे आ रहे हो? ट्रेन से। ट्रेन से। 12802 से, इस वाली ट्रेन से। कितने हम्म। बजे की ट्रेन है? 22:20। 22:20। हाँ। हो लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2-2.5 घंटा वेट करना पड़ा। आपको अगले हाँ। दिन कितने बजे पहुंचा देगी? 20:05। तो कुल मिलाकर मैं आज सुबह का निकला हुआ, कल रात को 8 बजे तक वापस आ रहा हूँ। आज सुबह 4 बजे का निकला हुआ, कल रात को 8 बजे तक वापस आ रहा हूँ। ऐसा ही हो रहा है ये, क्योंकि ये नेक्स्ट डे हम्म। है। ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि ये बात याद रखना। यहां तक सेम डे हाँ। चल रहा था अपना, 22:20 तक। हम्म। हाँ। सही बोल रहे हैं बच्चों अपन? हाँ यस सर। सर। यस। अब एक बार कैलकुलेट करें कितना टाइम हो गया। सुबह तो 4 20 बजे आवर्स। से रात को 10 बजे तक हम्म। कितना हो गया है? सुबह 4 से रात को 10 बजे तक। अरे जल्दी बोलो। 18 आवर्स। 18 आवर्स। 18 आवर्स। फर्स्ट दिन के तो 18 आवर्स। 18 आवर्स के बाद 10 बजे से अगले दिन 10 बजे तक। 12 आवर्स। 20 आवर्स। अगले दिन नाइट और मॉर्निंग। नाइट ये के है ना, ये तो नाइट है ना, 25। 22:20 है ना हाँ बेटा। फिर 22, हाँ ठीक है, ठीक है। 20 आवर्स। हाँ 20 कैसे होगा? 24 हो ना। 24 होगा, और हाँ। 24 आवर्स में से ये 15 मिनट कम कर दो, तो 23 आवर हाँ। हम्म। और 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। अब इसका टोटल करो, 41 आवर 45 मिनट्स। 45 मिनट। और आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन में इट वाज फर्स्ट 41 ऑप्शन में आवर 40। 55 मिनट। राइट, यही था फर्स्ट ऑप्शन में। पर सेकंड में 40 आवर्स है। काफी 41 हो रहा है ना यार अपना, 18 और 23। और सर ये 20 तक पहुंच रहा है ना, तो 18 आवर्स प्लस 20 आवर्स ही तो होगा। अच्छा, ये 22 से 20 तक है, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सर, यार। 40 आवर्स ही हो रहा है। तो 18 आवर्स होगा ना यहाँ पे। हम्म। 20 20 होगा ना। यहाँ पर होगा। तो कुल मिलाकर हो जाएगा अपना, रुक जाओ, मैंने ये 22 से ना
22 10 बज गए थे ना, उससे 8 ही तो बजे तक जा रहा है, अगले दिन 10 बजे तक क्यों ले लिया, सॉरी। तो कितना हो जाएगा 22, तो ये 40 आवर्स कुछ 45 मिनट्स कुछ होगा। फर्स्ट ऑप्शन में 41 आवर्स समथिंग हो रहा था। तो अपना अभी तक तो ये ऑप्शन बेस्ट हो रहा है। पर बच्चों ये क्वेश्चन इसलिए भारी हो जाएगा क्योंकि अभी तो आपने केवल दो ऑप्शन चेक किए हैं, अब आपको थर्ड चेक करना पड़ेगा। फिर इसका जल्दी से यदि और एलिमिनेट हो सकता है तो अपन फिर भी देख सकते हैं। जैसे थर्ड ऑप्शन एक बार मैं फिर चेक कराऊंगा, ये थोड़े लेंदी होंगे बच्चों, पर जेड में चलता है ऐसे ही, है ना। थर्ड ऑप्शन देखो 3348, क्या है 3348? फ्लाइट है। फ्लाइट है। ढंग से देखना, जल्दी से करते हैं। 1920 पे पहुंचना है तो 1820 पर आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 1520 पर घर से निकलना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर आप एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट आ जाओगे कितने 45 मिनट्स में, तो यहाँ पे 90 मिनट ऐड कर दो, 1.5 घंटा ऐड करना भैया। 7:20 हुआ है, इसको ब्रैकेट में वैसे भी लिख लूं, आप कंफ्यूज मत होना। 7:20, 7:20 से 1.5 घंटा, कितना हो जाएगा बच्चों? 8:50 8:50। हाँ। PM लिख देता हूँ, रात के हो गए 8:50 PM। आप कहाँ हो? दिल्ली एयरपोर्ट पे, आपको जाना है ऑफिस, कितना टाइम लगेगा? 90 मिनट्स। यस सर। यार यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ आज, पता नहीं बच्चों, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 105 मिनट्स लिखना था ना, सॉरी यार, पता नहीं आज दिमाग नहीं चल रहा मेरा थोड़ा। एनीवेज यहाँ पे 105 मिनट जोड़ना कितना हो गया? 1.25 घंटे। हम्म। तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 95 PM। हाँ तो बोल दो अब, यस सर। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं सर। 95 हो गया, 1.5 घंटा और जोड़ो, कितने बज गए? 10:05 और 10:35। रात के हो गए 10:30 करीब। बिल्कुल। अब ऑफिस पहुंच चुके हैं। 6 घंटा ऑफिस ऑफिस में का। कितने घंटे का काम है? 6 घंटे का। कितने बज गए? 16:35। 4:35 हो गए सुबह के। यस सर। अब वापस किससे बुलवा रहे हैं? 9809, विच अगेन इज फ्लाइट, राइट? यस सर। यस सर। कितने बजे की है? 7:35। 5:50। 7:35 की है सर। 5:50 है ना? 5:50 की तो है यार। हाँ। सर 5:50 पे तो उतारेगी आपको, 7:35 का टाइम है उसका। अब सुनो, पर पॉइंट इज, क्या ये 5:50, देखो अब बच्चों, 4:35 हो गए, 90 मिनट में एयरपोर्ट, हाँ या ना? हाँ। ये तो ऑफिस से फ्री हुई थी ना, 6 घंटे का काम करके ऑफिस है अभी तक। हाँ। 90 मिनट में एयरपोर्ट, हाँ। कितना हो गया? अरे 1.5 घंटा जोड़ो, 5:45। कितना हो गया? अच्छा नहीं रुको, 5:50 5:45 के आसपास। के आसपास। 6:05 ना हुए? हो गए हो गए। और ये फ्लाइट थी, सर 5:50 पे तो उतारने का टाइम है, वो 7:35 पे आएगी फ्लाइट। नहीं नहीं, डिपार्ट दिल्ली एट नहीं, 5:50 ही है, सही है सर। 5:50 का सात टाइम है पैंतीस बेटा। तो उतार देगी अगले हाँ, दिन। 5:50 की पांच निकलने पचास की की है। फ्लाइट थी, आप 6 बजे तो एयरपोर्ट पहुंचे हो, और जिसमें तो आपको 1 घंटा जल्दी हाँ। पहुंचना था, तो क्या आप ये फ्लाइट ले पाओगे? नहीं। तो ये बात सीधे जाएगी अगले दिन पर। हम्म। समझ गए ये ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो गया, ये क्यों एलिमिनेट हो गया? क्योंकि ये तो छोटा आ गया था, ये अपना आंसर दे रहा था कुछ 40 आवर कुछ मिनट्स। तो ये ऐसे करना था। अब नो डाउट, नो डाउट ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बट अगेन अगेन ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे हैं जेड में। बट एनीवेज पहले आया करते थे, इतने ज्यादा कैलकुलेटिव और इतना ज्यादा मतलब जो DI बेस हो जाता था ना, थोड़ा उस तरह का। पर आप लोग क्लियर है कैसे करना था, इसमें तो दिक्कत नहीं है बच्चों? हाँ यस क्लियर। सर। नो सर। अरे भगवान, चलो 1 सेकेंड रुकना। सर इसके अलावा और कोई अप्रोच है इसको करने का? अप्रोच बेटा, अब इसमें अप्रोच क्या है, देखो टाइम, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे ना टाइम की, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भाई आप कहाँ पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। अब जैसे आप ऐसे नॉर्मली देखो ना, नॉर्मली देख के तो मैं ये बोलूंगा यदि दोनों फ्लाइट है तो ऑब्वियसली फिर मैं ट्रेन से क्यों जाऊंगा, आया ना? हाँ। तो देखो उस हिसाब से तो मैं क्या आंसर मार्क कर दूंगा,
फिर यदि मैं ये देखता हूँ तो ये ट्रेन क्यों जाऊं, नहीं ये तो दोनों फ्लाइट है, और ये ट्रेन क्यों जाऊं इसको हटाओ, ये ट्रेन क्यों जाऊं इसको हटाओ, तो इन दोनों में से कुछ बचता है मेरे पास कि दोनों भाई फ्लाइट का कंटेंट। हाँ पर एक्सेल में ये देखने में ये टैक्सी पता करवा चल रहा था। है कि फ्लाइट तो मिस हो रही है अपनी, जो अपन हम्म। को केवल जल्दी से ऑप्शन देखने से पता नहीं चलेगा। नहीं पड़ता। क्लियर है? यस हाँ। सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट है ये? सर ये डाउट तो पूरा सेट था, पर आप रहने दीजिए, अप्रोच आ गई। अप्रोच आ गई ना, मतलब इसमें सब में वही टाइम नहीं देखना पड़ेगा बेसिकली, और कुछ भी नहीं है इसमें भी। क्या है देखो, इसमें वही टीना हैज टू अपीयर फॉर एग्जाम ऑन 8, तो उसको इतने बजे से पहले पहुंचना है, तो कैसे जाए कैसे आए। तो एनीवेज आपको सब में टाइम कैलकुलेट करना है। क्लियर है ये? कोई करके यस दिखाना सर। है क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं, मैं करके दिखा दूंगा। नहीं नहीं। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, 1 मिनट का टाइम भी दीजिएगा। हाँ बच्चों, Technique Group of Industries had businesses in different sectors ranging from manufacturing, construction, fish, farming, hotels. These different businesses operated as semi-independent units managed by unit-level managers. Techniques Management had an internal consultancy group called as Business Advisory Group. बैग क्या है इसको? The 15 expert, मतलब बैग क्या है इनका? एक तरह से ग्रुप है जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए बनाया हुआ है इन्होंने, उस तरह का ग्रुप है, राइट? The 15 experts in BAG were hired personally by Mr. Techniquewala, the owner of Technique, who wanted this core group of experts to help this organization grow fast without facing the typical growth hurdles. Most of them were specialists in fields like law, information technology, HR, management, operation management. Almost all of them had experience spanning decades in the industry. Whenever any of the units faced any significant, all units, and it represented an extra work for those who were involved. This coordination was required to understand the different work processes and the user's requirement. This coordination activity was being extensively managed by old timers as they were familiar with the internal processes and people in different units. An external consultant who was also hired for customization and implementation. After 2 months, back teams had to fortnightly present their progress to Mrs. Technique's Wali team. In the last meeting, Mrs. Technique Wali was dissatisfied. She explained her thinking that since ERP impacted every aspect of business, the rollout had to be done faster. ठीक है? She wanted Mr. Shiv to get the implementation completed ahead of schedule. In the meeting, she asked Mr. Shiv to get the people in IT team to be more productive. Not willing to disagree, Mr. Shiv committed to roll out schedule of complete ERP system in 6 months instead of earlier decided 14 months. तो समझ गए ना, कई बार आपका बॉस कहता है कि आपको यार ये काम जल्दी करके देखना है, और आप उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में हाँ भी कर देते हो। तो 16 मंथ तक का आपका डेडलाइन होना चाहिए था, 14 मंथ का डेडलाइन होना चाहिए था, इन्होंने 6 महीने की डेडलाइन ले ली। Next day, Mr. Shiv presented the revised project milestone to BAG members. He told them that in order to meet the deadline, the members were expected to work on weekends till completion of the project. Along with that, they were also expected to maintain their earlier standard of delivery time and quality of normal troubleshooting and internal advisory work. Mr. Shiv also pointed out that anyone whose performance did not meet the expectation would be subjected to formal disciplinary action. The meeting ended without any member commenting on Shiv's idea, although Mr. Shiv heard a lot of mumbling in corridor. Over the week, Shiv noticed that the members seemed to avoid him and he had to make extra effort to get the ideas from them. बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बड़ा। पर समझ में आया यहाँ तक क्या हो रहा है? यहाँ तक Yes, जो sir. हो रहा है उसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? No, sir. After a fortnight, Shiv reviewed the attendance register and found that Mr. Lal, an old-time member, had not coming during the weekends and certain decisions were held up due to lack of inputs from Mr. Lal.
Mr. Shiv issued a written reprimand to Mr. Lal. He was speechless on receiving the reprimand but kept silent. It has been 3 days since the incident. Some of the senior members had put in requests for transfer to other business units. It was rumored that 4 problems the unit level manager would put up as a request for help to beg. The problem ranged from installation of internal MIS system to financial advice related to leasing of equipment to handling of employee grievances. Over a period of 20 years, revenue grew from 100 crore 10,000 crore with the guidance of BAG and due to Mr. Technique वाला's vision. तो भाई बैग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, बहुत अच्छा काम भी चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. अब थोड़ी गड़बड़ हो रही है. Given its reputation in the industry, many people wanted to start their careers in BAG. Often young MBAs, fresh out business schools would apply. However, the application used to rejected by Mr. Techniquewala, who had preference for people with extensive industry experience. तो जो टेक्निक वाला थे, उनको चाहिए था एक्सपीरियंस, उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता था. Things changed after the unfortunate demise of Mr. Techniquewala. His daughter, Miss Techniquewali, took up the family business. She was an MBA from one of the premier business schools and was working in different company when Mr. Techniquewala passed away. She preferred that BAG developed new ideas and therefore inducted freshly graduated MBAs from premier business school. इसकी सोच अलग थी. इसने सोचा यार ये जो पुराने लोग हैं ये तो क्या ही है, नए लोगों को लाते हैं, वो नए आइडिया लेकर आएंगे, तो उसने नए लोगों का सिलेक्शन किया ना. She's personally supervised the recruitment and selection process. Now the entire group constituted of 50 specialists, out of which 35 were the old-time member. He also changed the reporting relationship in BAG group with some of the older members being made to report to the new members. अब बच्चे बहुत गड़बड़ हो जाती है. अब पुराने वाले लोगों को बोल रहे हो कि नए जो जिनको रिक्रूट किया है उनको रिपोर्ट करो. In IT team, Mr. Shiv, a newly recruited MBA, was made in charge. For the other older members, it was a shock. वो होता है ना यार, मैं 50 साल का हूँ, कोई 20 साल का है, कोई 35 साल का है, मैं उसको रिपोर्ट करूँ तो थोड़ा अच्छा फील नहीं आता, वो वाली पॉइंट हो रहा है. However, as most of them were on the verge of retirement and it would be challenging to search for new jobs while competing with the young professionals, they decided to play along. अब सबने सोचा यार छोड़ो ना, थोड़ा टाइम की बात बची है, कैसे कैसे निकाल देते हैं टाइम यहाँ पर, है ना. After 1 month, all business units were caught up in ERP fever. This was an idea pushed by Ms. Techniquewala, who the need to replace the old legacy system with latest. मतलब ये थोड़ा मिसप्रिंट है, पर वो बेसिकली नए सिस्टम से पुराने सिस्टम को रिप्लेस करना चाहती. This was heavily influenced by her experience in the previous firm where an ERP system was already up and running. और इसके दिमाग में ऐसा आइडिया क्यों आया, क्योंकि वहां पे जो ये जहाँ पे काम कर रही थी ना बच्चों पहले, वहां पर ERP सिस्टम का अच्छा काम कर रहा होगा, वहां पे अप एंड रनिंग था, वहां पे इंस्टॉलेशन. देखो कोई चीज इंस्टॉल करना अलग बात हो जाती है, पहले से चल रही हो उसको काम में लेना अलग बात हो जाती है. तो वहां जहां ये काम कर रही थी वहां पहले से चल रहा था, अब ये खुद के ग्रुप में इंस्टॉल करवाना चाह रही है. Therefore, she was not aware of the difference between installing an ERP system and working on an already installed one. वही बात आ गई जो मैंने कही अभी. The ERP implementation in Technique Group required extensive coordination with senior level managers of senior legal experts and had agreed to offer from a law firm. Other senior members would sporadically come in late to work, citing health reasons. Almost all senior members now wanted a weekly work routine to be prepared and given to them in advance so that they could deliver as per their schedule. This insistence on written communication was problem, as urgent problems or ad hoc requests could not be foreseen and included. Also, normal services to the business units were being unattended to, and there were complaints coming from unit heads. क्वेश्चन पूरा क्लियर है बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत, कोई डाउट? No, sir. चलो, क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छा है, थोड़ा लेंदी ज्यादा हो गया, बट नो डाउट बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. एक नई सोच वाली बंदी है, वो अपने हिसाब से चीजें करना चाह रही है, और पुराने लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन. Which of the following could have been a better response of Mr. Shiv to Miss Techniquewala request to reschedule the ERP implementation? तो उसने जो 14 महीने के काम को 6 महीने में करवाने को बोल दिया और मिस्टर शिव ने जो हाँ भी कर दिया, तो क्या लगता है आपको मिस्टर शिव का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए था? तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्यों गलत है?
Okay, look at the industry best practices regarding fast tracking of ERP projects. ठीक है, हाँ सर, फर्स्ट वाला मतलब कैसे गलत है? बिल्कुल बताते हैं। फर्स्ट के अलावा और कुछ लग रहा है? नहीं। फिर मेरा एक डाउट था क्वेश्चन से हटके, पूछ लूं क्या? इतना बड़ा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं मतलब इतनी इंफॉर्मेशन अपन इजीली नोट कैसे करेगी, अपने को दिक्कत ना आए। नोट नहीं करना पड़ेगा, इसमें समझना पड़ेगा। देखो, नोट तो तब करते हैं जब मैथमेटिकल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। इसमें केवल समझना पड़ेगा कि नहीं क्या जैसे चल रहा है क्या नहीं। बीच में सर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इतना पढ़ते पढ़ते, इसलिए। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलोगे। देखो, एक दो बातें मैं बोल देता हूँ। आप लास्ट के 2-3 सालों के मॉक उठा के देखो, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है। बट एनीवेज, ये है तो डीएम, तो इस तरह के आ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि छोटे ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट वे ये है कि पढ़ के समझते रहो। समझते रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? इसको केवल हाँ रीड करने की जगह पूरा समझते रहो कि क्या क्या चल रहा है। एक कहानी तो है, तो भाई अपन समझ जाएंगे कि हाँ, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं देगा ये। ठीक है। ओके सर। अब बताओ, आप बोल रहे हो कि फर्स्ट में क्या दिक्कत है, फर्स्ट हो जाना चाहिए था ना? देखो बेटा, ईआरपी समझते हो क्या होता है? आप लोग ईआरपी समझते हैं क्या होता है? नहीं। ईआरपी होता है, इसकी फुल फॉर्म तो होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो बेसिकली जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनता है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरों की देखकर नहीं कर सकते। हर कंपनी में पहली बात तो अलग अलग तरह से होता है। दूसरी बात, जहां पे पहले से चल रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ बात कही गई है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जब आप एक नया इंस्टॉल कर रहे हैं और जब आप पहले से इंस्टॉल्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां यस। पर फर्स्ट वाला ऑप्शन फिट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ईआरपी सॉफ्टवेयर हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। तो आप दूसरों का देखना पहली बात तो गलत हो गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। दूसरी बात, वहां पे इंस्टॉल कैसे हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप क्या देखोगे कि किस तरह से ईआरपी प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, बट आप इंस्टॉलेशन वाला इनपुट वैसे भी वहां से नहीं ले पाओगे। फर्स्ट के अलावा कोई पॉइंट लग रहा है आपको? नहीं। अब लास्ट पॉइंट क्यों सर अच्छा है? लास्ट तो नहीं लग रहा, मतलब लास्ट भी नहीं लग रहा। बिल्कुल, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। लास्ट क्यों अच्छा है? इनफैक्ट लास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, वो तो खैर दिख ही रहा है। और अच्छा क्यों है वो मैं समझाता हूँ। बेटा, जब भी आप अपने कभी भी किसी भी सीनियर मेंबर से, आपको याद है मैंने कोर्स ऑफ एक्शन में क्वेश्चन करवाया था कि उन सीनियर मेंबर्स को एडवाइस देने के लिए, उनसे सजेशन लेने के लिए बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। फिर एक ऑप्शन था कि एम्प्लॉय से हाँ, आप एक वो पूछ लो कि बुलाना चाहिए या नहीं, और एक ओल्ड दूसरा था कि नहीं, रिटायर्ड बुला लेना चाहिए। मेंबर्स को। तो अब याद आया आपको? ये क्या होता हाँ। है बेटा, इसका सबसे अच्छा, आप आपकी जो टीम है ना पूरी इन्वॉल्व, यहां पर आप उनसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए नहीं क्योंकि आपकी टीम मेंबर्स है और आपने जूनियर से आप अपने ले रहे हो कि हाँ बताओ भाई तुम लोग अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पॉइंट है कि ये बैक मेंबर्स हैं जो एक्चुअली इनके कोर टीम के पार्ट हैं और इनको काफी एक्सपीरियंस है। तो जस्ट बिकॉज मैं अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता हूं, मेरे को वहां पे हाँ कर देना कि हाँ भाई हाँ हम कर दूंगा, ये गलत हो जाता है। आपको पहले एक बार ये डिस्कस करना बहुत जरूरी था कि जितनी डेडलाइन अपन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कितने में हो जाएगा, वो टाइम सफिशिएंट है भी या नहीं है। ठीक बात है। यस सर। तो और इसलिए शिव तो सिर्फ वैसे भी जूनियर ही था। हाँ, वो तो पॉइंट है ही, चलो जूनियर भी नहीं हो पर एक्सपीरियंस में लोग उससे ज्यादा है, तो उनको बेटर आइडिया है। क्लियर है? यस सर। ये किसका डाउट था, किसने पूछा था? ये क्लियर हुआ बच्चों, फर्स्ट क्यों नहीं? क्लियर है सर। तो
है ना? हाँ, नेक्स्ट, which of the following can be identified as immediate cause for problem in back? सबसे इंपॉर्टेंट जो दिक्कत आई है उसका सबसे, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन रहा कि इस वजह से दिक्कत हुई? मैंने फर्स्ट वाला मार्क किया था क्योंकि हाँ, शिव को प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज का। और जो वो मिस टेक्नी वाली है उसने उन्हीं को अपॉइंट कर दिया था जबकि उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। और उसने अपने सीनियर से बात भी नहीं की थी, मतलब बीएजी वाले ग्रुप से बात भी नहीं की थी और डायरेक्टली उसने हाँ कर दिया था। चलो, तो इस पॉइंट पे मैं डिस्कस करता हूँ। मैं अभी भी शिव को ही अपॉइंट कर रहा हूँ, पर मैंने डेडलाइन आपको 14 मंथ्स की दी है उस प्रोजेक्ट के लिए। अब क्या इतनी दिक्कतें होती? नो सर। आप समझ रहे हो? नो डाउट ये एक अच्छा पॉइंट है, नो डाउट ये एक अच्छा पॉइंट है, पर यहां पर शिव को अपॉइंट करने से किसी को दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हम्म। ये थी कि यार आपने इतनी कम टाइम की डेडलाइन कैसे ले ली? हम्म। हाँ दिक्कत कब समझ हुई? गई। जब आप उनको बोल रहे हो कि आपको वीकेंड पे भी आना पड़ेगा। हाँ। दिक्कत यहां हुई है इन लोगों को। तो इसलिए फर्स्ट प्रॉपरली गलत नहीं है, पर हाँ एलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए बेटा क्यों एलिमिनेट किया? यस सर। हाँ, और बोलो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग, भाई बहुत सही बात है। यूनिलेटरल मतलब उसने खुद के बेसिस पे ही हाँ कर दिया कि हाँ हो जाएगा, कर देंगे। उसने किसी से राय मशवरा नहीं किया। एक बार टीम में होना चाहिए ना कि भाई कितना अपने कोई डेडलाइन एक्सपेक्टेड है। वो कुछ नहीं किया, किसी एक्सपीरियंस मेंबर से बात नहीं की, बस उसने हाँ कर दिया मिस टेक्निक वाली को। ये गलती थी। बीसीडी में से भी कोई पॉइंट आपको लग रहा है तो अपन बता सकते हैं। नहीं सर, बाकियों में तो कंफ्यूजन नहीं है। बाकी भी सारे वैलिड पॉइंट है, पर बाकी सारे क्या इफेक्ट है इस चीज के? कॉज ये है एक्चुअली, हम्म। वो जो फाइटिंग वगैरह होना है या जो भी है दिक्कत आना है, वो सब इफेक्ट है। जो एक गलती आपसे हो गई उस चीज की इफेक्ट है। यस सर। क्या होगा? हम्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब क्या करें मिस्टर शिव, क्या करें? हाउ शुड मिस्टर शिव कोप अप विद द सिचुएशन नाउ? चूज द बेस्ट ऑप्शन। और क्या ध्यान में रखते हुए? कंसिडरिंग मिस्टर शिव career would be at stake if the ERP project fails, and assuming that for carrying out the options he has necessary authority to do so। मतलब जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ना वो कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। ये ध्यान में रखते हुए कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है बताइए। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ बच्चों, क्या लगता है? फिफ्थ। फिफ्थ लग हाँ रहा है? मैंने भी फिफ्थ किया था। फिफ्थ किया था? एक सेकंड में मैं फिफ्थ डिस्कस कर लेता हूँ। एक सेकंड देना मुझे। फिफ्थ, create a joint team of old members and new members within BAG to take care of ad hoc requirement. They would be socialized in outbound program like mountaineering, which will be conducted during weekend. अरे बेटा, रिटायर होने वाले हैं, बूढ़े लोग हैं, क्या बात कर रहे हो? माउंटेनियरिंग पे ले जाओगे? यस सर। और समझो, सोशलाइजिंग वगैरह तब काम आती है जब सेम एज ग्रुप के मेंबर्स हो ना, वो अच्छे से सोशलाइज कर पाते हैं। क्लियर है आपको? हाँ तो अलग अलग एज ग्रुप में वैसे भी सोशलाइजिंग में दिक्कत रहती ही रहती है। सर ये एडॉक रिक्वायरमेंट्स तक कैसा था? तब तक फिर भी ठीक था। और इनका आंसर जो है फोर्थ, वो भी देख लेते हैं। डेवलप वर्क रूटीन अलाइन टू एआरपी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, हायर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉर डीलिंग विद एडॉक। हाँ, ये तो बेस्ट है ना। दिक्कत यही तो हो रही थी, सब पे वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया था। हाँ
ठीक है, क्लियर है ये वाला? पर सर वो खुद से एक्स्ट्रा रिसोर्स हायर कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी अभी 35। उसने बोला हुआ है कि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि शिव के पास अथॉरिटी है, अच्छा हाँ। बोला है ना? हाँ 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 कर हाँ सकता समझ है गई। बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट। अरे यार, ये मेरा माउस कहाँ गया? माउस ही नहीं दिख रहा बच्चों। अब दिखा है। हाँ, नेक्स्ट। ये समझ में आ गया ना? किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, अच्छे क्वेश्चन है ये, इनसे सीखने को मिलेगा बहुत। Of all the problems being faced in back, which of the following is neither discussed nor hinted at? सब कुछ डिस्कशन में आ रहा है भाई, ये हो गया, काम ज्यादा हो गया, ऐसा वैसा। ऐसी कौन सी बात है जिसका डिस्कशन हुआ ही नहीं और जो एक्चुअली में दिक्कत है? 1। मैंने भी 1 किया था क्योंकि उसको ओल्ड मेंबर्स पे भरोसा नहीं था, इस वजह से उसने शिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। बेटा, ओल्ड मेंबर्स पे देखो, भरोसा नहीं था वाली बात नहीं है, भरोसा था। पर उसका ये मानना था कि नए मेंबर्स नए आइडियाज लेकर आएंगे। इट इज नॉट लाइक कि वो ये कह रही है कहीं पर भी कि ओल्ड मेंबर्स तो इफिशिएंट नहीं है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। पर वो यंग मेंबर्स को लाने का, अच्छा ऐसा होता ना, तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि बैग में फाइनली 50 मेंबर्स हो गए थे, उनमें से 35 ओल्ड थे। मैं दिखाऊं आपको, मैंने कहीं पढ़ा था अभी भी ना। थर्टी यस फाइव सर। हाँ, ये रहा। नाउ द एंटायर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 50 स्पेशलिस्ट, आउट ऑफ विच 35 वर ओल्ड टाइमर। तो यदि 50 में से 35 लोग आपने पुराने लग रखे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेथ नहीं है उनपे। ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते आप। फिर उसने उसकी रिपोर्टिंग्स, ओल्ड वालों की रिपोर्टिंग्स भी तो नए वालों को दे दी थी। अब तो 2 पॉइंट मिक्स क्यों कर रही हो? और ये तो यहाँ पर उस चीज की बात कर रही है कि कौन सा पॉइंट था जो भाई अपन ने ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने दे रखा है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन तो अपन ने डिस्कस किया, चलो फर्स्ट के अलावा आपको कौन सा लग रहा है, सेकंड के अलावा, क्योंकि सेकंड तो आंसर दे ही रखा है, अपन उसी को डिस्कस कर लेंगे। सर फिफ्थ वाले पॉइंट का डिस्कशन कहाँ किया इन्होंने? एग्जैक्टली, फिफ्थ वाला भी। फिफ्थ वाला, शिव का लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कहीं ना कहीं दे रखा है। कैसे दे रखा है बेटा? इन्होंने बोला कि शिव ने क्या गलती की थी कि बिना उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी डेडलाइन ले ली जिससे उन सबको दिक्कत हो रही थी। हम्म। तो ये तो डायरेक्ट यही बात बता रहा है ना कि शिव की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसिटिविटीज, ये यही तो बता रहा है। तो यदि मतलब। शिव उनको ध्यान में रखते हुए लेता ना, हम्म। तो हम्म। फिर अपन कह सकते थे कि उसने उनकी मतलब उनकी कंडीशन का भी ध्यान रखा है। देखो, आप किसी 20 ईयर्स के बंदे को यदि आप बोलते हो कि आपको वीकेंड पे भी काम करना पड़ेगा, तो और एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे, तो उनको इतनी दिक्कत जनरली नहीं होती है। पर जब आप यही बात किसी इतने इस मेंबर को बोलो जो रिटायर होने वाले हैं, तो उनकी एफिशिएंसी हम्म। इतनी नहीं होती है, उनको दिक्कत होती है। यदि मिस्टर शिव ने उसका ध्यान रखा होता ना, तो ये दिक्कत आती ही नहीं। तो ये तो साफ साफ है कि मिस्टर शिव लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो थी वहां पर। सर सर तो बट मतलब। जैसे सेकंड वाला पॉइंट है वो भी तो अपन को हिंट किया ही है। नहीं, सेकंड वाले में अच्छा क्या क्या दिक्कत पता चली आपको? आपको दिक्कत ये पता चली कि उसने टाइम ऐसा ले लिया, वो वैसा ले लिया, ये सब दिक्कतें पता चली। हाँ। हम्म। अब यहाँ पे ये कहीं पर भी नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है कि द इनएबिलिटी ऑफ यंगर मेंबर्स टू वर्क अलोंग विद ओल्डर मेंबर्स, दोनों में काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसा कि एक पॉइंट तो मैंने जस्ट अभी बताया कि आपने एक्स्ट्रा वर्क करने को बोल दिया, तो पूरी टीम यंग मेंबर्स की होती तो शायद इतने इश्यूज नहीं होते। आया ना बच्चों? हाँ। पर इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया गया कि टीम मतलब टीम में दोनों मिक्स मेंबर्स हैं, एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना दोनों में, वो नहीं है। सर मैं कुछ बोलूं? 100% बोलो मैम।
सर इसके अंदर ये जो सेकंड पॉइंट है, द इनेबिलिटी ऑफ द यंगर मेंबर्स टू वर्क अलोंग विद द ओल्डर मेंबर्स ऑफ बीएजी, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड मेंबर्स को प्रॉब्लम हो रही थी ना, तभी तो वो प्ले अलोंग वाला लाइन लिखी थी ना उन्होंने, कि अब क्या कर सकते हैं, अब रिटायर तो होने वाले हैं, अब कर लेते हैं थोड़ा बहुत ऐसा। हाँ, तो यही तो था, यही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, शिव की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साफ साफ पता चल रही है ना, कि उसने भाई हम्म तभी तो डेडलाइन जल्दी की ले ली। यदि वो हम्म। क्वेश्चन ये यदि वो चीज को समझता है तो वो इतनी जल्दी की डेडलाइन नहीं लेता। हाँ। यहां पर सब कुछ बात हो रही है, पर जो एक्चुअल रीजन था वो ये था कि जो नए पुराने लोग थे काम ही नहीं करना चाहते थे। पर वो क्यों कर रहे थे? देखो मैं बताऊं, आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ वो लाइन। ये यहाँ पे है, 35 के नीचे जो हाँ, ये रहा, ये थर्ड रहा। लाइन है। फॉर द ओल्ड मेंबर इट वॉज अ शॉक, however, as most of them were on the verge of retirement and would be challenging to search for a new job, इसलिए उन्होंने केवल यंग, देखो, while competing with young professionals they decided to play along, कि चलो यार अब कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की बात है, कैसे तैसे निकाल लेते हैं। मतलब निकाल लेते हैं, मतलब इनको दिक्कत तो थी। पर ओल्ड को थी ना दिक्कत, नए को थोड़ी दिक्कत थी। दोनों को, मतलब उनके कोऑर्डिनेशन में दिक्कत थी, दोनों एक साथ काम कर रहे थे उसमें दिक्कत थी। यंग लोगों का अलग तरीके होते हैं काम करने के, ओल्ड लोगों के अलग तरीके होते हैं। देखो बात सुनो, ये दिक्कत क्वेश्चन में इसलिए डिस्कस नहीं हुई क्योंकि यदि ये बात पहले से माइंड में होती ना, तो टेक्निक वाली टीम बनाते वक्त ये बात ध्यान रखती। वो टीम बनाती ही नहीं, पर उसने यंग और ओल्ड की टीम क्यों बना दी? क्योंकि इसने इस बात को इग्नोर कर दिया कि यंग और ओल्ड को साथ में दिक्कत हो भी सकती है। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, तभी तो उसने टीम बना दी। यदि वो इसी बात का ध्यान रखती तो वो कभी भी यंग और ओल्ड की टीम नहीं बनाती। नहीं, क्लियर नहीं है। अभी भी इन दोनों में डाउट है बेटा, इसमें और इसमें। हाँ तो हाँ। प्रोबेबली एलिमिनेशन के बेसिस पे भी क्लैरिटी मिल जाएगी, बाकी के जो चार आइडियाज है उनके ऊपर तो क्लियर कट दिख रहा है कि डिस्कशन का भी हुआ है, हिंटेड भी हुआ है। इट्स हाँ जस्ट हाँ। सेकेंड वाला इतना क्लियर नहीं है, तो उसके बेसिस पे आप लोगों ने एलिमिनेशन के बेसिस पे चूज कर लिया। हाँ मतलब सेकंड और देखो, फिफ्थ तो एक बार अल्टीमेटली मैं फिर सेम। बोलता हूँ, ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर आप एक बात समझो। हम्म। मिस्टर शिव की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसिटिविटी तो पता चल रहा है ना। हाँ वो तो दिख रहा है। ये तो पता चल ही रहा है ना। उसने हाँ। प्रोजेक्ट ले लिया, और वो जो ओल्ड एज वाले थे उनको भी एक्सटेंडेड वीकेंड्स पे काम करने को बोल रहा है और उनको एक्स्ट्रा बुला रहा है। तो हम्म लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसिटिविटीनेस तो थी ही थी। हम्म ये तो दिख ही रहा है अपन को। हम्म। इसके बारे में तो डिस्कशन भी हो गया ना, तभी तो ये सारी लड़ाइयां हुई। उनको इश्यू इसी चीज से तो था। यस सर। सारा कुछ स्टार्ट हुआ यहां से। और ये कहीं बात ही नहीं हुई कि यंग और ओल्ड के बीच में कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। ऐसा कहीं भी बात हुई पैराग्राफ में अभी? नहीं कहीं पर भी आप मेरे को एक स्पेसिफिक। पैराग्राफ दिखा दो अदिति, जहां पे आपको लग रहा हो कि इन्होंने बोला हो कि यंग और ओल्ड को साथ काम करने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा इन्होंने कहीं बात नहीं की है। समझ रहे हो? तो नो डाउट ये हाँ दोनों सर। बहुत क्लोज ऑप्शन है, पर सही तो सेकंड ही रहने वाला है। क्लियर है? हम्म। हाँ यस सर। सर। 14. After her father's demise, the best way Miss Techniqually could have gone about dealing with back group, क्या करना चाहिए था? जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनको उस टाइम पर क्या करना चाहिए था? वन ही है। इसका किसी मैंने को डाउट 5 है? किया था। 5 किया था। ब्रेक डाउन हम्म। बैग इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स। देखो पहली बात तो मैं इतना पढ़ के ही गलत कर देना चाहिए मुझे। जब वो एज ए यूनिट काम कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन करना तो इलॉजिकल, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं है। मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, पर मैं इतना पढ़ते ही गलत कर दूंगा ना इसको तो। जब कोई चीज अच्छे से काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, तो उसको ब्रेक डाउन क्यों करना है सब ग्रुप्स में? हाँ। बच्चों पर एक जब बात जो समझो, ये बैक जो टीम थी ना, ये इनकी एक तरह से बैकबोन थी कंपनी की। इस पे बहुत डिपेंडेंसी थी, इनको साथ लेकर चलना चाहिए था। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए थे। और जो भी करना है, एक बार इनका डिस्कशन, इनके साथ डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। हमेशा कोर मेंबर्स के साथ ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं।
15। इट कैन बी, अच्छा देखो बड़ा क्वेश्चन था, नो डाउट बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट फिर 5 क्वेश्चन फॉलो भी तो कर रहे हैं। ठीक है। It can be inferred from the above case that implementation of an ERP package in organization requires creation of a team that has ये a तो सही mixture था। of experience and newly graduate। ये तो गलत, ये तो था ही अभी। हम्म। ओनली यंग, गलत। ओनली वर्ड से ही मैं काट दूंगा, केवल यंग लोग नहीं भाई, एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होता है। हाँ। सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल हु आर नेटवर्क विद पावरफुल स्टेक होल्डर, क्यों भाई अप्रोच वगैरह लगानी है। राइट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स along with those who are abreast of latest ERP टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हम्म। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। नो सर। चलो बहुत अच्छा सेट था, मेरे हिसाब से कुछ सीखने को मिला होगा डेफिनेटली आप लोगों को। सर हाँ 15th में एक बार लास्ट पॉइंट देखिए ना। 17th में, 15 15th में, 15th में, हाँ। People who have इसका been लास्ट था। involved with operations for long duration of time along with people who are aware of latest in ERP। बेटा सुनो मेरी बात, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की बात की, यहाँ पे who have been involved in operations for long duration of time, अच्छा। हम्म। उसका कोई सेंस नहीं है ना। ठीक है। विवेकानंद मेमोरियल इलोक्यूशन कंपटीशन, VMEC के नाम से जो है, in Vishvijay Public School has a history of 40 years. Apart from the Founders Day and Annual Day celebration, it is the most important event of the school. In recent times, due to the increased popularity of reality shows on television and for various other reasons, the allocation committee competition lost its appeal. Interest of both students and parents have been eroding over a period of time. To ensure sufficient audience, Mr. Ivan, head of English department, introduced choral recitation for junior section as a part of allocation competition. 3 classes is consisting of 40 students get shortlisted for the final performance. On the day of VMEC, most of the parents and family members of these students attended the function. To encourage them, this initiative increased the number of people attending the allocation competition. Some teachers are unhappy with the emphasis given on the allocation competition, since they are expected to be present at the school on the day of competition, which normally happens to be a weekend. अब बेसिकली ये कंपटीशन वगैरह हो रहा है, कुछ तो खुश है, कुछ इसलिए दुखी है कि उनकी छुट्टियां खत्म कर दी भाई। उनको क्या मतलब कि क्या हो रहा है, उनकी तो छुट्टी गई काम से। The teachers were not granted leave on the day of VMEC and they used to be unhappy regarding this aspect। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल इतनी सी है, उनकी छुट्टी खत्म हो गई। क्लियर है बच्चों? यस 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 सर। सर। ठीक है। Miss Shabina, the principal of VPS is aware of some of her teachers are unhappy. She wants to be seen as fair and just. Which option is the best one that she should exercise? Introduce, हाँ बताओ बच्चों, आप लोग ही बोलो। ये तो सही था, ये सेकेंड ही हाँ किया था। ये सही गया। 17 सही नहीं गया। किसी का भी डाउट है? नहीं। भाई भाई इन टीचर्स की दिक्कत क्या थी? इनको छुट्टी नहीं मिली तो दे दो, हम्म। खत्म बात, है कि नहीं? यस। हाँ। A group of unhappy teachers have come up with a list of action plans for the consideration of their colleagues. The action plans are listed below. ये कर देंगे भाई। क्या करना चाहिए? Exposing Mr. Ivan's intention behind the inclusion of choral recitation. Conduct an open house discussion to gauge the unhappiness and to identify possible solutions. Introduce music and dance competition in same format as allocation competition. Demand compensation for their work on the day of VMEC. ठीक है भाई, ये सारे 4 पॉइंट बोले उन्होंने। ठीक है। Mr. Acharya, one of the senior teachers and well-wisher of VPS, is asked to go through the action plan and make recommendations that benefit VPS the most. क्या करना चाहिए? लास्ट पॉइंट। फोर्थ ओनली? नहीं नहीं, नहीं, सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नहीं, फर्स्ट में तो सर बेनिफिट की बात कर रहा है ना, मतलब वो ऐसा क्यों ही करेगा, ऐसे कोई गलत इंटेंशन आपके तो कुछ है नहीं। इंटेंशन थे ही हाँ नहीं तो ऐसे। सर बस बेनिफिट ही तो पूछ रहा है कि उनकी क्या रिकमेंड करें। फर्स्ट तो क्या है भाई, क्या इंटेंशन थी उसकी?
एक्सपोज कर रहे हो आप उसकी इंटेंशन, ऐसी क्या इंटेंशन थी भाई, क्या ही गलती कर दी उसने? स्कूल का भला ही चाह रहा था वो। तो फर्स्ट तो बकवास है, जो अपनी हम्म। दिक्कत है उस पर ध्यान दो। मेरा डेफिनेटली आंसर 4 तो होगा ही होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि छुट्टियां खत्म हो रही है हमारी। तो मैं अब हाँ ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं उस ऑप्शन को ढूंढूंगा जिसमें 4 आ रहा है। फर्स्ट एलिमिनेटेड, थर्ड एलिमिनेटेड, फिफ्थ वाला एलिमिनेटेड क्योंकि उसमें फर्स्ट आ रहा था, फोर्थ वाला एलिमिनेटेड क्योंकि उसमें फर्स्ट आ सर रहा था। आई एम सो सॉरी, पर फर्स्ट वाला बताइए ना। फर्स्ट वाला आप बताओ बेटा, क्या एक्सपोज करवाना चाह रहे हो? कुछ इंटेंशन हो उसके गलत। क्या? गलत मतलब वो गलत इंटेंशन अगर रिवील हो जाते हैं क्या तो गलत उससे इंटेंशन थी उसकी? नहीं, वो नहीं पता है। तो फिर ओ, तो गलत इंटेंशन थी ही नहीं, वो तो एक कंपटीशन करवा रहा है, उसकी क्या गलत इंटेंशन है? तो देखो बच्चों में कितना इजीली हो गया, एक और तरीका सीख लेते हैं। फर्स्ट गलत है और फोर्थ होना चाहिए। यदि ये दोनों बातें ध्यान रखूं, देखो अब ऑप्शन देख लो आप। फर्स्ट गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सारे ये गलत ऑप्शन हो गए। गया और ये गलत हो गया। आंसर ऐसे भी कर सकते हैं ना? यस सर। समझ गए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाऊं। यस सर। ओहो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्राइवर वाला है ये। हाँ, करें डिस्कस? हाँ जी सर। यस सर। सर इसका एक ही क्वेश्चन डाउट है, लास्ट वाला 20। Devanand, CEO of construction company, recently escaped a potentially fatal accident. They had failed to notice a red light while driving his car and attending to his phone calls. His well-wisher advised him to get a suitable replacement for the previous driver, Ram Singh, who had resigned 3 months back. Ram Singh was not just a driver, but also a trusted lieutenant for Devanand for the last 5 years. Ram used to interact with other drivers and gather critical information that helped Dev in successfully bidding for different contracts. मतलब केवल ड्राइवर नहीं था एक तरह से, वो क्या करता था, दूसरे ड्राइवर्स लोगों से दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन भी ला ला के मिस्टर देव को देता था, जो उसको बिडिंग में भी हेल्प करता था. His inputs also helped Dev to identify some dishonest employees and to retain crucial employees who were considering attractive offers from his competitors. मतलब इंसाइडर इंफॉर्मेशन जो भी रहती थी ना, वो ला ला के देता था इसको. Some of the senior employees did not like the informal influence of Ram and made it difficult for him to continue in the firm. अब वो होता है ना कि बाकी लोगों को दिक्कत होती थी कि यार देखो सर कितना क्लोज है ये, तो वो सब. They provided him an alternative job with one of his relatives. During the last 3 months, Dev has considered different candidates for the post. The background of the candidates are given in the table below. तो ये कुछ रिज्यूमेज आए इनके पास कि इस पोस्ट के लिए. तो जैसे सुंदर है, 32 इयर्स का है, पीजी है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है 7 इयर्स का, 18,000 रुपए की सैलरी लेगा. और उसके बाद क्या दे रखा है, एक्स एम्प्लॉयज आर हाईली सेटिस्फाइड. देयर ओनली कंसर्न इज अबाउट हिज टेंडेंसी टू स्विच जॉब्स आफ्टर एवरी 6 मंथ. मतलब सब कुछ बढ़िया है, पर जॉब बहुत जल्दी जल्दी स्विच करता है. मनी, 23 साल का है, 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 8,000 रुपए महीने की सैलरी में भी आ जाएगा. Claims to have more than 1 year of experience but can't provide any certificate to substantiate it. He has received a hike of 2,000 last month on account of his good performance as a driver. चिंतन 44 years का है, ग्रेजुएट है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20,000 की सैलरी लेगा. Working as driver for the last 1 year after losing his previous job of stenographer. He has been forced to take up the job of a driver. बाल सिंह 40 years, लिटरेट है, 20 years का एक्सपीरियंस है, 15,000 की सैलरी लेगा. कजन है राम सिंह का, सब्स्टिट्यूटेड एज राम देव ड्राइवर whenever Ram was on leave. Currently working as a driver with Dev's in-laws. Strongly recommended by Ram. His knowledge and contacts in the firm is as good as Ram's. और लास्ट है चेतन, 38 years, 12 तक पढ़ा हुआ है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12,000 की सैलरी लेगा. वर्किंग एज टेम्पररी ड्राइवर विद देव्स मेजर कॉम्पिटिटर for last 3 years. The competitor had offered Chetan service to Dev on temporary basis. तो कॉम्पिटिटर ने खुद ने बोला था इसको तो भेजने के लिए कि आप मेरा ड्राइवर यूज कर लो. Chetan has also expressed the willingness to work on long-term basis, provided he is given an annual increment of 500 rupees, which is reasonable as per the market condition. ठीक है भाई. Dev is primarily looking for a stable and trustworthy driver who can be suitable replacement for Ram. His family members do not want Dev to appoint a young driver
क्योंकि ज्यादातर इनएक्सपीरियंस होते हैं। देव का ड्राइवर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म एंड हेंस अपॉइंटमेंट हैज टू बी राउटेड थ्रू एचआर मैनेजर। भाई ड्राइवर का भी अपॉइंटमेंट एचआर के थ्रू होगा। The HR manager prefers to maintain parity among all the employees of the firm. He also needs to ensure that selection of new driver does not lead to discontent among the senior employees of the firm. Clear है बच्चों? यस सर। अरे यार, from his perspective किसको बनाना चाहिए? बाल सिंह को, ये तो सही था। बाल सिंह। क्यों? क्योंकि देखो उसकी फैमिली सुंदर में क्या दिक्कत है? कंफर्टेबल थी। एक तो वो राम का भाई है। सुंदर में बोल रहा हूँ बेटा, सुंदर में क्या दिक्कत है? अच्छा, सुंदर क्योंकि में। वो स्टेबिलिटी इश्यूज। स्टेबल नहीं है, हर 6 महीने में स्विच करता है। हाँ, मनी में 6 क्या months दिक्कत वाला है? है। तो यंग है। और फिर एक्सपीरियंस हाँ, नहीं है। या एक्सपीरियंस नहीं है। चिंतन में क्या दिक्कत है? सीनोग्राफर था वो पहले। He has been forced to take up the job of फोर्स टू driver. टेक। हाँ, ये इंटरेस्टेड नहीं है दिक्कत ना है। जॉब में। अब बचा हम्म। बाल सिंह और चेतन। अब चेतन में क्या दिक्कत है बच्चों? ये कॉम्पिटिटर वाला competitive। भेजना भी चाह रहा है, इसका हाँ। मतलब गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ राइट? है। हाँ। बाल सिंह क्लियर है? यस। Yes. In order to resolve the conflicting preference, one of Dave's friends suggested Dave's family members and HR managed to identify their most and the least preferred candidates without considering concerns of other stakeholders. तो देव का ये है, फैमिली का ये है, which of the three statement is are in conformity with the information provided in the passage. देखो देव खुद तो किसको चाहेगा? बाल सिंह। बाल सिंह। बाल सिंह को। फैमिली मेंबर्स किसको चाहेंगे? बाल सिंह को। बाल सिंह। और लीस्ट प्रिफर्ड उनका कौन होगा? उनका चेतन। लीस्ट प्रिफर्ड मेरे हिसाब से होगा वो यंग वाला। मनी। यंग मनी। मनी। है कि नहीं? नहीं, मनी मनी होगा। चेतन। और और चिंतन। एचआर मैनेजर किस किस को चाहेंगे? एचआर मैनेजर को भी बाल सिंह ही पसंद आना चाहिए। हाँ, मतलब चेतन तो नहीं होना चाहिए कैसे भी। एचआर हाँ। मैनेजर को बाल सिंह नहीं पसंद आना चाहिए। पसंद वो तो आना ये चाह चाहिए। रहे थे ना कि जो वो प्रीवियसली कौन था? हाँ, ज्यादा बड़ा सीनियर नहीं होना एम्प्लॉयज में चाहिए उनको वो। डिसकंटेंट। अरे इससे पहले कौन था भाई? किससे पहले? अरे यार अभी जो छोड़ के गया था, राम सिंह। राम। राम सिंह। राम तो सिंह। राम हाँ। सिंह का कजन आया, राम सिंह से ही लोगों को नफरत थी, तो उसका कजन और आएगा इसमें तो लोगों को हाँ। डिसकंटेंट रहेगा, तो एचआर कभी भी डिसकंटेंट नहीं चाहेगा। हाँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से केवल फर्स्ट ही सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है यस बच्चों? सर। सेकंड क्यों गलत किया हाँ। था? बेटा फैमिली का लीस्ट प्रेफर्ड तो मनी होगा ना, क्यों? एक्सपीरियंस नहीं है। यंग भी है। फैमिली वालों ने साफ साफ बोला है कि यंग ड्राइवर नहीं चाहिए उनको। ओके ओके सर। Who among the following 5 candidates is most likely to be rejected by HR? बाल सिंह। बढ़िया, समझ गए ना? आपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि बाल सिंह तो वो लेना ही नहीं चाहेंगे राम सिंह की वजह से। सर, बट यस सुंदर को क्यों रिजेक्ट करेगा एचआर? मैं क्या बोल रहा हूँ करेगा? नहीं। क्योंकि सुंदर में स्टेबिलिटी इशू है, वो रुकेगा ही नहीं तो उसको तो वो अपन को अपॉइंट ही नहीं तो ये करेंगे। बताना था किसको करेगा, समझ रहा था, तो बाल सिंह हाँ, तो आंसर आ वही गया तो ना। सुंदर को करेगा ना सबसे ज्यादा रिजेक्ट। हाँ। नहीं 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 बेटा, एचआर को साफ साफ इन्होंने बोला गया है कि इनको चाहिए कि सीनियर एम्प्लॉय दूसरे में लोगों डिसकंटेंट ना हो। को उससे। हम्म। हम्म। ठीक है, क्लियर है? हाँ। यस सो। और यार ये एथिकल वाला सेट आ गया क्या? हाँ सर, ये सर। मोरल और एथिक्स समझ में ही नहीं आ रहा। इसके 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। मेरे 3। करते हैं, उस पे भी आते हैं, पहले छोटे निपटा लेते हैं। Seven companies operating in 7 northeastern states of the country. The organization has a history of participative decision making, wherein people deliberate openly about pros and cons of every important decision, and broad consensus is taken before taking the final decision. In certain company, every employee gets a salary proportional to the sales achieved. A new general manager joined during the beginning of this month and challenged the organization's sole focus on sales to determine salary. He urged the top management to include 2 more additional parameters in determining the salaries of the employees, which are collection of information about the competitors and equality and quality of relationship with the retailers. समझ गए क्वेश्चन? तो उसने बोला यार केवल आप सेल्स के बेसिस पे मत दो, 2 पैरामीटर और ऐड करो, तब जाके सैलरी डिसाइड करो। क्लियर है? समझ गए? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन, मनोहर हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय है लास्ट 3 इयर्स से, वेहेमेंटली अपोजेस जीएम्स प्रपोजल, क्यों?
क्योंकि उसको फर्स्ट। उसमें कनेक्शन नहीं पता लगा। मैंने क्योंकि थर्ड अभी किया है। उसको सर किस फर्स्ट काम होएगा ना, उसको किस काम का पैसा मिल रहा है? मेहनत करने का। सेल्स वो कर ज्यादा रहा थी है, उसकी। पैसा भी कमा रहा है। पर हाँ। कल को जो दूसरे पैरामीटर है हम्म। उनमें वो अच्छा नहीं निकला तो? हम्म। पैसा कम मिलेगा। है कि नहीं? अभी जो काम कर रहा है उसमें तो परफेक्ट है, पर उसको एडिशनल अब एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, नेटवर्किंग के लिए भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। तो सीरियस थ्रेट टू हिज फेवरेबल पोजीशन। हाँ, तो सर ये सही तो है कि सीरियस थ्रेट था उसके, ये प्रपोजल उसकी पोजीशन का, वो पोजीशन उसकी गिर सकती थी। बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर ये हाँ। हाँ मतलब। देखो बताता हूँ, इसका भी आंसर बताता हूँ। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटिटर्स। No clarity regarding the relative importance of three parameters. He is not interested in maintaining quality relationship with the retailers. He may need to work harder to earn the highest salary. सर ये बोलो। लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत नहीं है। हाँ बोलो ना, डिस्कस करते हैं। ही इज ऑलरेडी वर्किंग हार्डर ना, कि सेल्स तो वो कर ही रहा है अच्छी खासी। हाँ। तो फिर ये पॉइंट तो थोड़ी ना, देखो, उसको तो अपनी पोजीशन का थ्रेट लग रहा होगा, इस वजह से उसने आप प्रपोजल को आप अपने रिजेक्ट किया। ऑप्शन बोल दो। आप अपने ऑप्शन बोल दो, मैं उसको एलिमिनेट करूँ एक वन। को। वन। और वन के अलावा कोई? 3-3। मैंने भी थ्री। थ्री वाले तो पहले आउट हो जाओ। क्यों? अरे यार, तुमको क्या मतलब है रिलेटिव पैरामीटर की कितनी किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसको ये पैरामीटर्स इंक्लूड कराने से दिक्कत थी। यदि मैं ये बोल देता कि 10% इसको वेटेज है, 15% इसको है और बाकी का 75% इसको है, तो क्या वो हाँ कर देता? तो सर जिसमें ज्यादा परसेंटेज होता वो उसमें ज्यादा मेहनत करता। मेहनत तो हाँ। सब में करनी पड़ती ना तब भी उसको। क्या? इसका जो कंफ्यूजन है वो सीधे सीधे फर्स्ट और फिफ्थ में है। बट फिफ्थ कुछ ज्यादा जनरल नहीं हो गया? हम्म। मतलब नॉर्मल सी बात है। कहीं ना कहीं फर्स्ट और फिफ्थ एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सर फिफ्थ तो मतलब ऑलरेडी वो हार्ड वर्क कर रहा है, इस वजह से वो उस पोजीशन पे है, मेरा तो ये डाउट है। हार्डर हार्डर। मतलब फर्स्ट तो बेटर ऑप्शन है ना। अच्छा, हाँ। मतलब उसका वर्कलोड बढ़ सर जाएगा तो उसे प्रायोर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर मतलब प्रायोरिटी में तो उसकी पोजीशन ही थ्रेट में है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे प्रायोरिटी की देखो, फर्स्ट और फिफ्थ में नो डाउट बहुत अच्छा कंफ्यूजन है। पर जो पॉइंट यहाँ पर अपन को कंसिडर करना पड़ेगा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर जो चीज मुझे अभी मिल रही है उसके लिए मुझे और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। सीरियस हम्म। थ्रेट की यदि आप बात करो ना, तो हम्म। थ्रेट तो अभी वो जिस हिसाब से मेहनत करके अपनी पोजीशन बना रहा है ना, तो थ्रेट तो ऐसा नहीं कि अभी वो बिना थ्रेट के काम कर रहा है, ही इज द ओनली वन जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो थ्रेट तो अभी भी है उसकी पोजीशन पे। पर अभी वो जो काम कर रहा है, लास्ट के 2-3 साल से मिल रहा है ना उसको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड, तो उसको उस पर्टिकुलर काम में बहुत एफिशिएंटली कर पा रहा है, वो अच्छी पकड़ है ऐसा मान लो। है कि नहीं? बहुत हार्ड वर्क कर रहा है बहुत। हाँ। हम्म। अब यदि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं कि यदि पता नहीं है बैठेगा या नहीं बैठेगा एग्जाम्पल, पर मैं कोशिश करता हूं कि यदि आप बोल दो कि कोई भी फैकल्टी होगा ना, अब जैसे मैं रीजनिंग का फैकल्टी, तो आप बोल दो कि फैकल्टी को 2 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़े। मतलब आप वीआरसी भी पढ़ाओगे अब? एग्जैक्टली आप पढ़ाते ही हो सर। तो इसमें पता है, मेरे को एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे को पता है मैं हाँ। फेवरेट हूं, तो अभी भी मैं ही रहने वाला हूँ एनीवेज। बट द पॉइंट इज बट द पॉइंट इज कि मेरे को दिक्कत क्या चीज है? मेरे को दिक्कत ये है कि यार मुझको अलग से एक सब्जेक्ट, और मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि हाँ। कोई और दूसरा टीचर फेवरेट हो जाएगा, वो तो अभी भी मेरे को दिक्कत हो ही सकती है ना। यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स नॉट यस लाइक सर। कि मैं
मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरा भी है अभी भी, पर जो मैं अभी कर रहा हूँ मैं अच्छे से कर रहा हूँ, तो मैं बहुत परफेक्ट होता जा रहा हूँ उस फील्ड में, मेरे को कॉन्फिडेंस है। पर जब वही चीज मेरे को दूसरे सब्जेक्ट में भी करनी पड़ेगी, सपोज मेरे को वीआरसी भी पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा, मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बट सर आपकी पोजीशन पे इफेक्ट आया ना इस चीज की वजह से। सबसे पहली चीज तो ये हुई तो ना कि बेटा आपकी पोजीशन पे इफेक्ट आया। पोजीशन की बात नहीं है, बात ये है कि मेरी मेहनत डबल होगी। पोजीशन देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं केवल कि थ्रेट तो हमेशा रहेगा, सर बट अच्छा, ओके। थ्रेट की बात नहीं है। यदि हम्म। आपको 2 साल से अवार्ड मिल रहा है, तो क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो काम, तो आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है काम करने वाला, वो भी है। पर जब आप दूसरे पैरामीटर्स जोड़ दोगे, तो मेरे को और अभी जो मैं काम करता आ रहा हूँ उसमें परफेक्ट हो चुका हूँ या नहीं हो चुका? बट आप अभी है ना हाईएस्ट सैलरी ऑलरेडी अर्न कर रहे हो। हाँ, पर जब आप मेरे को ये बोल दोगे कि आपको वीआरसी भी पढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को काम करने से दिक्कत नहीं है, एफर्ट वो तो मैं डालना अभी भी पड़ेगा। कर रहा हूँ। हम्म। मेरे को दिक्कत है, मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, वो नई ओके। चीजें हैं मेरे लिए, मेरे को करना पड़ेगा वो भी। तो दिक्कत इस चीज से है। अब सर अगर इन्हीं में आपको रिलेटिव इम्पोर्टेंस पता लग जाए तो आप उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ना, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। क्या बोल रहे हो? मैं थर्ड पॉइंट क्या ये ले इन्होंने कह क्या रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन दिया है? सिंस महेश हैज बीन हाईएस्ट अर्निंग फॉर ही हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड, sales getting reflected in sales now because of the inclusion। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, मेरे हम्म। एक्सप्लेनेशन से बेटर है ये एक्सप्लेनेशन। ये ऐसा बोल रहे हैं कि महेश अभी केवल सेल्स में ध्यान दे रहा था, हम्म। तो उसने उसने खुद को सेल्स में बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है, हम्म। बहुत स्ट्रांग है वो सेल्स में। हम्म। पर अब क्योंकि दूसरे पैरामीटर्स आ जाएंगे ना, तो उसको उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, जो उसके लिए वही दिक्कत वर्क हार्डर वाला के पॉइंट। कारण हो सकते हैं। हम्म। समझ गए बेटा? थ्रेट वाला हाँ पॉइंट नो सर। डाउट है, पर जो मतलब एक्चुअल टेंशन की बात है वो ये है कि दो नए पैरामीटर्स आ रहे हैं, उनमें कैसे कोप अप करेगा वो। अच्छा, ओके सर। ठीक है ना? हम्म। The top management of Saral company refused to implement the proposal. Which of the following could be the most justified reason? रिफ्यूज करने का सबसे जस्टिफाइड रीजन क्या हो सकता है? फिफ्थ। फिफ्थ। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। सर मैंने एक्चुअली 4 ऊपर के एलिमिनेट किए थे, वो समझ नहीं आया था फिफ्थ। हाँ तो ठीक है, क्लियर है। अरे हाँ। नहीं, फिफ्थ का पॉइंट का मतलब क्या है, मेरे को ऊपर 4 एलिमिनेट हो गए थे अच्छा इसलिए आ अच्छा गया अच्छा, था। समझाता हूँ। The top management would need time to deliberate and get consensus। देखो, आप जो नया एकदम से रूल लेकर आ रहे हो ना, तो वो एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं होता, उस पर डिस्कशन होता है, क्योंकि ये कोई ऐसे खेल हम्म। मजाक थोड़ी कि चलो 2 दिन करके देख लेते हैं। हम्म। हम्म। तो उस पे एक पूरी प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, पूरा एक सबका उसमें इनपुट आने चाहिए कि हाँ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, तब जाके आप ऐसा कुछ डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, समझ गए। ठीक है। हम्म। ओह, बस एक केवल तो एथिकल वाला बचा है। हाँ। हाँ। कर लें? हाँ जैसी आपकी इच्छा। सर आप नेक्स्ट लेंगे क्या अभी। देखो, ये एथिकल वाला बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उसको समझना पड़ेगा। सर, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ, इसलिए मैंने देखते ही आगे चला गया था कि करना तो ही, पर बाद में कर लेते हैं। पहले दूसरे वाले करवा देता हूँ, फिर ये करवा दूंगा, इसलिए करें डिस्कस। हाँ। मतलब 2-3 मिनट में कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो इन्होंने क्वेश्चन में डेफिनेशन दी है कि एथिकल क्या होता है। तो एथिकल, अ पर्सन इज कॉल्ड अनएथिकल व्हेन ही डेविएट्स फ्रॉम प्रिंसिपल्स। जब अपने जो उसूल होते हैं उनसे जब आप डेविएट होते हो, तब आप अनएथिकल होते हो। The principles and their use is often guided by two definitions: moral, society's code of for individual survival, or ethics, individual's code for society survival। अभी मॉरल क्या है? सोसाइटी इज कोड फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, मतलब सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं ना,
कि इस तरह से आपको रहना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, वो सब। और एथिक्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स कोड फॉर सोसाइटी सर्वाइवल, कि आप सोसाइटी, आप जो कर रहे हो उसका क्या सोसाइटी पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। एक तो ये है कि सोसाइटी ने आपके लिए क्या रूल्स तय कर रखे हैं, सोसाइटी आपको किस तरह से देखना चाहती है, और एक ये हो गया कि आप सोसाइटी के लिए क्या हेल्प कर रहे हो। Naresh was a small-time civil contractor in small city. His major clients were the residents who wanted ad hoc work like painting, building extensions to be done. His just prices had made him preferred contractor for most of the clients who preferred him over other civil contractors. Always he followed the principles that client had to be kept happy. Only by doing so, it would be a win-win situation for both. हाँ तो होता ही है बच्चों, क्लाइंट को तो खुश रखना जरूरी है ही है। However, due to unpredictability of such orders from residents, Naresh used to be idle for substantial part of the year. अब कोई श्योरिटी नहीं होती ना कि किस महीने में कितने ऑर्डर आ जाएंगे, तो कभी बहुत ज्यादा काम आ जाता था, कभी बिल्कुल काम नहीं रहता था, साल भर में 6 महीने 9 महीने काम नहीं है, ऐसा भी होता है। As a consequence, he could not expand his business. His two children were growing up and his existing business could not support their expenses. The medical expense of his elderly parent was another drain on his resources. The constant rise of prices in medical care and medicine was another issue. For Naresh, family concern was predominant. Naresh was therefore under pressure to expand his business. He was the sole earning member of his family. ठीक है। कहां तक आ गए थे? And he had to ensure their well-being. He taught by expanding He thought that by expanding his business, not only would he able to care for his family in better way, as well as offer employment to more number of masons and laborers that would benefit their families as well. Naresh drew the boundary of his society to include himself, his family members, his employees, and their family members. तो बेसिकली जो वो होता ना कि आप ऐसा क्या करो कि सोसाइटी की हेल्प हो, तो नरेश ने अपनी सोसाइटी किसको मान रखा था? खुद को, खुद के परिवार को, उनके एम्प्लॉयज को, और उनके एम्प्लॉयज की फैमिलीज को। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आगे चलते हैं। For expansion, the only option in the city was to enlist as contractor for government work. Before deciding, he sought advice from another contractor, Sri Kumar, who had been working on government projects for a long period of time. Sri Kumar followed the principle of always helping others because he believed that he would be helped back in return someday. Sri Kumar had just one advice: the work is given to those who will win the bidding process and at the same time will give the maximum bribe. तो वही है, कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा जो ज्यादा घूस खिलाएगा। Prices quoted for the work have to include bribes as the bills will not get cleared and the supervisors will find multiple faults with the execution of work. This ensures survival and prosperity of the contractors. When asked about other contractors, Sri Kumar said the government contractors are like micro society in themselves, almost like brotherhood within that. They are highly competitive. However, towards any external threat, they are united to ensure no harm happens to any of their members. ये कहानी क्या है कि वैसे तो सब कॉम्पिटिटिव हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, पर जब भी उनकी ग्रुप पे बात आ जाती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं सारे कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है क्वेश्चन? मतलब यहाँ तक का जो डेटा था वो क्लियर है? सर ये जो लास्ट के अंदर कोटेड लाइंस थी, द वर्क इज गिवन टू दोज हु विल विन द बिडिंग प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम विल गिव द मैक्सिमम ब्राइब। हाँ प्राइसेस कोटेड फॉर वर्क हैव टू इंक्लूड ब्राइब्स। ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बिडिंग होगी, हाँ। तो ये प्रोजेक्ट उसी को मिलेगा जो ज्यादा ब्राइब देगा। अच्छा। तो जो ज्यादा रिश्वत वगैरह देगा ना, उसी को ये हाँ। प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अच्छा। Naresh decided to work as government contractor following Sri Kumar's advice. He inflated the prices so that he could pay the bribes out of the bill received. Obviously उसने अपने prices बढ़ा दी, क्योंकि वो बिल कहां से पे करेगा? नहीं। अब क्या है, नरेश अनएथिकल है, एथिकल है, टोटली एथिकल नहीं है, क्या करना चाहिए?
मैंने 4th किया था। एथिकल है, नरेश इज एथिकल, एथिकल सही है। और वो अपने एथिकल क्यों? प्रिंसिपल्स के साथ है। उसके प्रिंसिपल्स ये थे कि क्लाइंट खुश रहे। नरेश खुद एथिकल है या नहीं है? देखो इसने है साफ साफ मेंशन किया है कि नरेश अपनी फैमिली को, भाई देखो जब तक कमाएगा नहीं ना, तब तक वो ना तो खुद के घर परिवार को चला पाएगा, ना उसके जो लेबरर्स है उनका वो घर पर। और इसे साफ साफ बोला है कि वो सोसाइटी किसको मानता है, वो खुद के परिवार को, अपने लेबर्स को, अपने लेबरर्स के परिवार को। तो उनके लिए यदि वो कुछ कर रहा है तो वो अनएथिकल नहीं है। यहाँ पर नरेश को एथिकल कहा जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस। अ न्यू सुपरवाइजर, ये पढ़ो बच्चों एक बार। A new supervisor had joined a government department where both Naresh and C. Kumar were bidding for work. During the bidding process for a project, in an open meeting with all contractor officers from the department, he produced a document which had rates at which Naresh had worked for private client. मतलब वो जो पहले कम रेट में काम करता था ना, हाँ, वो दिखा दी कि भैया तो पहले काम करता था और अब इतनी ज्यादा रेटें ले रहा है. He accused Naresh and C. Kumar of overpricing for government work and threatened to disqualify them from bidding process. If the rates are not brought down, faced with the situation, Naresh gave a written reply that I use material of inferior quality for private work and that is the reason for price difference. समझ गए उसने क्या बोला? भाई मैं तो सस्ता माल यूज में लेता था वहां पे, इसलिए मैं सस्ते में कर देता था. श्री कुमार सपोर्टेड नरेश. इन दिस सिचुएशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड किया जाएगा? मैंने सी मार्क किया था। मैंने हाँ वन किया है, बहुत मेरा भी नरेश सी एंड था। तुम्हारा अनएथिकल। देखो श्री कुमार के लिए कुछ भी इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि उसने एज सच ना तो सोसाइटी के लिए कुछ किया, ना खुद के लिए कुछ किया है ना. बट मतलब सर वो कुछ बेसिकली, गलत भी तो नहीं कर रहा था। अच्छा, अपने को तो उसके प्रिंसिपल्स पता ही नहीं है श्री कुमार के, हाँ वैसे भी। उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता ना कि वो क्या चीज सही मानता है, उसने कुछ अलग से हटकर किया या नहीं किया. अच्छा। नरेश फर्स्ट के पर्सन है ना। नरेश के बारे में मेरे को जानकारी है कि वो किस चीज को सच मानता है, किसको गलत मानता है. तो अभी नरेश क्या करना चाह रहा है, ऑल्दो वो झूठ बोल रहा है, पर अगेन क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है, वो प्रोजेक्ट लेना चाह रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है खुद को. तो टोटली एथिकल नहीं बोलेंगे नरेश को, पर हाँ टू ए अप लार्ज टू एन एक्सटेंट एक्सटेंट, हाँ। कह सकते. हम्म। Lankawala, another contractor, when faced with the new supervisor's demand to reduce prices for government work, asked him to guarantee that no bribes would be taken and only then the prices would be reduced. बैटरी कितनी है बच्चों? एक सेकेंड. हाँ है. This was said in front of everyone. At this, the supervisor forced Lankawala out of the meeting and threatened to blacklist him. Lankawala did not say anything and walked away. Blacklisting of a contractor by one government department implied that Lankara would not be able to participate in any government department's work. In late evening, the city was abuzz with the news that supervisor's dead body was seen on the railway track. Oh. In the investigation that followed, no one attended the meeting, recounted the happenings in the meeting to the police. Getting involved in murder case would lead to unpredictable outcomes such as becoming a potential suspect or an accessory to the crime. Furthermore, cases could drag on for years and one would have to appear in court as witness in response to court's summons. This for contractor was serious threat to his business due to the disruption created. However, Naresh wanted to speak out but was pressurized by Sri Kumars and other contractors not to, and as a result, he did not. Due to this, the case was closed unresolved with no one found guilty. In this situation, it can be concluded that ऑप्शन 2 किया था। ऑप्शन 2। नरेश को अनएथिकल नहीं बोला. हाँ, मतलब नरेश इज एथिकल एंड मॉरल। Sri Kumar is immoral but ethical. सर श्री कुमार का अपन प्रिंसिपल जानते नहीं, तो उसका एथिकल कैसे स्टेट कर सकते हैं अपन?
नहीं, नरेश मॉरल थोड़ी ना होगा, क्योंकि उस मॉरल तो सोसाइटी कोड को कंडक्ट करना होता है, पर उसने सच तो बोला ही नहीं था। नहीं, एथिकल का पूछ रही हूँ मैं तो। अच्छा। देखो, नरेश को टोटली एथिकल तो नहीं कह सकते। क्यों? एथिकल में दो चीजें आती है बेटा, एथिक्स हम्म। और मॉरल। तो हम्म। मॉरली तो वो गलत हो गया था ना। थैंक यू। हम्म। मॉरली क्या था कि सोसाइटी का कोड तो सच बोलना होगा ना। हम्म। और इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी कैन इन्फर दैट श्री कुमार इज बीइंग इमोरल। हाँ, उसने नरेश को प्रेशराइज किया श्री कुमार ने। तो वो इमोरल हो गया, बट इमोरल एथिकल तो वाली हो गया, चीज। है ना। पर एथिकल है, एथिकल क्या है, जो आप खुद के लिए करते हो, सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, तो एथिकल तो है। हम्म। समझ गए हाँ। बात को। इमोरल क्यों यस होना सर। चाहिए श्री कुमार, क्योंकि क्यों? उसने प्रेशराइज किया उसको हम्म। हम्म। कि भाई तुमको नहीं बोलना चाहिए, तो सोसाइटी की तरफ से देखा जाए तो वो गलत चीज है। हाँ, पर वो अनएथिकल नहीं हुआ। एथिकल क्यों हुआ, क्योंकि भाई वो खुद के ग्रुप के लिए कर रहा था, खुद के लोगों के लिए कर रहा था। एथिकल क्या चीज होती है, एथिक्स क्या होते हैं, जो खुद के लिए। आप खुद के सोसाइटी के लिए करते हो। तो वो अपने जो उनका ग्रुप था वो उनकी सोसाइटी तो थी। हाँ। और नरेश अनएथिकल नहीं है, पर इमोरल तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। ठीक है, आ गया मतलब काइंड ऑफ। ये कंफ्यूजिंग तो है सर, अब एक एक चीज। हाँ, कंफ्यूजिंग तो नो डाउट, पर क्लियर है तुम लोग को ये थोड़ा इस सेंस में हाँ। clear है? हाँ। हाँ सर। ठीक है बच्चों, तो ये था Z 2012।